हो गया ना? ओके सर, अच्छा ओके सर, चलो ठीक है सर। अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर कंपनी लॉ में शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कंटिन्यू करना है, ठीक है? ये शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर का कंटिन्यूएशन है। सो जिसका भी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर नहीं हुआ है वो जरूर एक बार शेयर कैपिटल डिवेंचर का बैकअप लेक्चर्स ले, एक बार गो थ्रू करे और जो भी डाउट हो पूछ लिया करे। ओके सर? ओके आयन, गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ওকে আর নরমালি মিউট রাখবি, ঠিক আছে? ওকে ঠিক আছে, তাহলে কিছু ডিসকাস করবি তখন আনমিউট করবি। अच्छा, तो अब सवाल है सर कि ये शेयर कैपिटल डिवेंचर का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता ही है, मैं एक बार जस्ट 2 मिनट बता देता हूँ। शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर का कॉन्सेप्ट कंपनी लॉ पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ अंश बोल, कुछ कहना चाह रहा है? अच्छा ठीक है। शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर का कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इसको याद रखने का एक बड़ा सिंपल तरीका यह है सर कि कंपनी मार्केट से पैसा रेज करता है, ठीक है? कंपनी का काम ही है मार्केट से पैसा रेज करना और उस पैसे से बिजनेस करना। अब मार्केट से रेज करे या फिर अपने मेंबर से, तो जो कोई भी कंपनी को पैसा देता है वो कंपनी का मेंबर बन जाता है, सिंपल बात है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में बात करें तो इसको शेयर कैपिटल बोलते हैं, है ना? नॉर्मल जिसको हम लोग पैसा पैसा बोला, थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज साउंड करता है, बट जैसे ये पैसा कंपनी के बिजनेस पे लग गया ना, जैसे कैश टू कैपिटल आप लोग जर्नल एंट्री करते हो ना, वैसा ही हो गया ना कि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी उस पैसे से बिजनेस करेगा, तो हो गया कैपिटल। लेकिन इस कैपिटल में कंपनी का अकेला का शेयर नहीं है, मिली बट मतलब इसको कंपनी प्रोपोर्शनेट वे में शेयर कर लेता है, ठीक है? तो आप जब कंपनी में कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाते हो तो कंपनी के बिजनेस पे आपका भी शेयर होल्डिंग आ जाता है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। सिंपल बात है, कंपनी के बिजनेस पे मेरा भी पूंजी लगा हुआ है, सिंपल बात। सर ये तो था कैपिटल रिलेटेड मैटर, अब ये शेयर रिलेटेड हो गया। मतलब कैपिटल दो तरह का होता है सर, एक ओन कैपिटल, एक लोन कैपिटल। ध्यान से सुनना बात को, ठीक है? ओन कैपिटल मतलब जो शेयर है, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर मतलब ओन, मतलब जब हम लोग मार्केट में, जैसे जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी में आप पैसा लगाते हो, ध्यान से सुनना बात को, कंपनी पर पैसा लगाते हो, कंपनी का शेयर आपके अंदर आता है, आपके पास आता है अंदर आता है, तो उसमें आपको कंपनी में ओनरशिप मिल जाता है, प्रोपोर्शनल ओनरशिप। अगर आप कंपनी का 50% शेयर होल्ड करते हो तो 50% ओनरशिप, अगर आप कंपनी का 5% शेयर होल्ड करते हो तो 5%, 0.01% होल्ड करते हो तो 0.01%। लेकिन ये होता है इक्विटी शेयर, जिसपे कंपनी का एक ओनरशिप आपको मिलता है, दिस इज कॉल्ड ओन कैपिटल, ठीक है? सर ओन कैपिटल कैसे हुआ? अगर मैं टाटा कंपनी का शेयर लिया तो क्या टाटा कंपनी मेरा हो गया? हाँ सर, इक्विटी शेयर का पर्सपेक्टिव से टाटा कंपनी आपका हुआ। कितना हुआ आपका? सर जितना परसेंटेज शेयर आप होल्ड करोगे उतना आपका। लेकिन जब बात लोन का आता है, दोनों कैपिटल है सर। जब आप किसी से लोन लेके बिजनेस करते हो वो भी आपका कैपिटल है। अगर टाटा कंपनी मार्केट से लोन लेता है तो टाटा कंपनी मार्केट से लोन लेगा तो लोन भी कंपनी का कैपिटल बनता है, लेकिन वो दूसरे का पैसा है, उसको रीपे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट रीपे करना है। शेयर कैपिटल के केस में इंटरेस्ट नहीं देना होता है सर। शेयर कैपिटल के केस में प्रॉफिट का पार्ट शेयर करना पड़ता है, जिसको हम लोग डिविडेंड के नाम से जानते हैं सर। तो ये बेसिक चर्चा है, जैसे अकाउंटेंसी में इसके बारे में आप लोग काफी डिटेल्स में जानते हो, अगर अकाउंट्स करते हो या फिर नॉर्मली कंपनी अकाउंट्स भी आप लोग बचपन से करे आ रहे हैं। तो जस्ट मैं आपको एक बार रिकॉल कराया कि शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर सुनते ही आपके मन में क्या आना चाहिए। अब हम लोग इस पर्टिकुलर लीगल क्लास में, लॉ के क्लास में क्या बात कर रहे हैं, ये शेयर कैपिटल और डिवेंचर रिलेटेड वेराइटीज ऑफ बातें जो कॉर्पोरेट लॉ सेक्शंस के हिसाब से बता के रखा है। जैसे आप एक रिसेंट न्यूज पता है ना सर आप लोगों को, टाटा कंपनी का बात मैंने किया, टाटा कंज्यूमर बोल के कंपनी है उसका, टाटा कंज्यूमर ने बिस्लरी पे, बिस्लरी को खरीद रहा है, खबर है आप लोगों के पास? टाटा कंपनी बिस्लरी को खरीद रहा है, खबर है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है? ओके सर,
तो अगर टाटा कंपनी बिस्लरी को खरीद रहा है तो आप मुझे इतना बताओ कि ये कौन सा शेयर कैपिटल होगा, ओन कैपिटल की लोन कैपिटल? जल्दी बोलो। Sir, ओन कैपिटल। ओन कैपिटल सर। own capital. वेरी गुड सर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टू एक्वायर पैकेज वाटर जायंट बिस्लरी फॉर अबाउट 7,000 करोड़। दाम उठा है सर, पानी वाले का दाम उठा है मार्केट में 7,000 करोड़। तो क्या है ये 7,000 करोड़? सर टाटा एक्चुअली फुल्ली एक्वायर कर रहा है, मतलब पूरा 100% शेयर ले लेगा, 100% एक्विजिशन कर लेगा, मतलब 100% शेयर कैपिटल टाटा का हो जाएगा, जिसका वैल्यू एस्टिमेटेड है 6,000 से 7,000 करोड़ का। मतलब आगे से बिस्लरी टाटा का हो जाएगा। आज का लेटेस्ट अपडेट था तो याद आया तो बोल दिए सर। ठीक है, ठीक है, चलो। इस तरह का डिफरेंट सिचुएशंस मार्केट में होता रहता है, और जो कुछ भी होता है कॉर्पोरेट लॉ के हिसाब से होता है। मतलब अब इसको सेटलमेंट करने का जो भी प्रोसेस या प्रोसीजर फॉलो होता है वो पूरा कॉर्पोरेट लॉ को फॉलो करके होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। ठीक है, बाकी आप लोग जितना रिसर्च करोगे आपके लिए अच्छा। हम चले लॉ पढ़ाने। बीच बीच में याद आता है जानकारी दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर के अंदर मैं आपको ऑलरेडी शेयर कैपिटल रिलेटेड काफी सारा बात करके रखा था। सेक्शन 43 से लेके 72 ये जो एरिया है ये मेनली शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर पे कॉर्पोरेट लॉ या कंपनीज एक्ट 2013 में बात करता है। इस पे ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सेक्शंस में काफी सेक्शंस में डिस्कस किया, कुछ सेक्शंस में डिस्कस करना बाकी है। काफी एग्जांपल्स भी किया हम लोगों ने इन द बिन टाइम। आई होप एग्जांपल्स आपको याद है, याद नहीं है तो रिवाइज कर लीजिएगा। सेक्शन 43, 46, 47, 48 बहुत सारे सेक्शंस के कर लिए सर। चलो आज भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन पे बात करते हैं। ठीक है सर, आज क्या पढ़ाओगे सर? जिनका प्रीवियस शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर का प्रीवियस टॉपिक अगर मिस है या नहीं हो पाया है तो जरूर एक बार प्लेलिस्ट लेके देख लिया कीजिए। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा, प्रेफरेंस शेयर बता दिए थे ना, ट्रांसफर ट्रांसमिशन भी बता दिया था। इसका एक अच्छा एग्जांपल था सर ट्रांसफर ट्रांसमिशन का, हिमांशु का एक था। ठीक है, फिर वो पापा के डेथ के बाद बेटी के नाम पे शेयर कैसे आएगा, फिर बेटी किसी को शेयर ट्रांसफर करना चाहेगा तो कैसे करेगा, इसका भी एक अच्छा अच्छा एग्जाम्पल था, बता दिया था सर। चलो सर, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 68 का लंबा डिस्कशन है। फिर इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सेक्शन 61 से 68 के बीच में जो इंपॉर्टेंट एरिया कवर होता है उसमें बोनस शेयर है। ठीक है, ये देखो सर, राइट इशू है, दिखाई दे रहा है सर? एक पेन लेना, ब्रेन शेयर है आप लोगों के साथ, कनेक्टेड हो सब कोई? हाँ। तो देखो सर, एक बहुत ही वाइटल टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं सर, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जिसके बारे में कंपनीज एक्ट सेक्शन 61 से लेके 68 के बीच में बोला है। और उसमें क्या क्या है, पावर टू लिमिटेड कंपनीज सेक्शन 61 बताता है। राइट इशू ऑफ शेयर, सर क्या होता है राइट इशू? सर क्या होता है बोनस इशू? आप लोग ये सब खबर सुनते होंगे मार्केट में, जो लोग मार्केट के साथ कनेक्टेड होते हो, स्पेशली मैं हमेशा बोलूंगा कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट। ठीक है, आप ये सब खबर सुनते होंगे, कंपनी राइट इशू कर रहा है, कंपनी बोनस इशू कर रहा है, कंपनी बाईबैक कर रहा है। बहुत वाइटल टॉपिक है मार्केट में, मतलब रियल लाइफ एकदम। ठीक है, अच्छा, रिडक्शन भी हो सकता है सेक्शन 66 में, लेकिन दीज ऑल आर कॉमनली नोन एज ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब एक एक करके सारा पॉइंट में बात करते हैं। इसमें कुछ हॉट टॉपिक भी है, जैसे बाईबैक को बहुत हॉट माना जाता है। हॉट टॉपिक इन द सेंस मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, राइट इशू, बोनस इशू। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। हाँ, हड़बड़ी नहीं करना है सर, समझना है। अगर आप धीरे से भी समझोगे, अच्छे से समझोगे, तो बाकी पॉइंट ऐसे ही धीरे धीरे समझ में आपको आ जाएगा। लॉ पढ़ना एक आर्ट की तरह होता है, एक बार कनेक्ट हो जाए ना फिर धीरे धीरे सब कनेक्ट हो जाता है सर। देखो सर, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 61 से सेक्शन 68। अब इसको पढ़ने के लिए कुछ डेफिनेशंस जानना जरूरी है। सर क्यों?
अब जरूरी है तो जरूरी है, जैसे देखो कंपनी जब अपना शेयर कैपिटल को अल्टर करने का बात कर रहा है, मतलब जितना कैपिटल मार्केट में चल रहा है उसको कंपनी चेंज कर देगा धीरे धीरे। बीच बीच में मैं आपको मार्केट का रियल एक्टिविटी बताऊंगा, ठीक है, वेट करना, रियल लाइफ एक्टिविटी बताऊंगा। बट उससे पहले कुछ डेफिनेशंस बता देते हैं एक बार, और इससे पहले भी बताया, जो लोग कंपनी लॉ बेसिक्स करके रखे होंगे वहां पर भी मैं इसके बारे में बता के रखा। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, नॉमिनल कैपिटल क्या होता है, एक ही है। ऑथराइज कैपिटल नॉमिनल कैपिटल सेम माना जाता है सर। मतलब जितना पैसा लेके मार्केट में कंपनी मार्केट से रेज कर सकता है, मैक्सिमम जितना लिमिट बना के वो आते हैं। सर कैसे लिमिट बना सकता है? सर वैल्यूएशन के ऊपर बेस करके। मतलब कंपनी ना कितना पैसा लेके मार्केट में मैक्सिमम मार्केट से कैपिटल रेज करेगा, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी स्पेशली होता है, या प्राइवेट कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है बट प्राइवेटली ऑपरेट होते हैं, उसका भी ऑथराइज कैपिटल हो सकता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 defines the term authorized capital or nominal capital to mean such capital। इसका मतलब होता है such capital as is authorized by the memorandum of the company to be maximum amount of share capital of the company। मतलब कंपनी जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल अपने लिए बना सकता है उसको ऑथराइज बोलते हैं। अब जैसे इसका एक अगर मैं सिंप्लीफिकेशन दूं आपको, तो थोड़ा आप ऐसे समझो, ठीक है, आम आदमी की तरह समझो। एक स्टैंडर्ड एग्जांपल उठाते हैं। मानो कि आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो। आजकल स्टार्टअप का बहुत बात होता है सर, स्टार्टअप स्टार्टअप। मानो स्टार्टअप करने के लिए आपको 5 करोड़ की जरूरत है। सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, 5 करोड़ की जरूरत है। और अगर मैं आपको पूछूं कि भाई ये 5 करोड़ का जरूरत कैसे हो गया, सर ये ना कॉस्टिंग करके आता है। कॉस्टिंग समझते हो? कॉस्ट अकाउंटिंग। अरे बाबा, अब कॉस्टिंग या फिर मैनेजमेंट यस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ बोलो सर। यस ओके सर। कॉस्टिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके थ्रू से ना समझ में आ जाते हैं भाई आपका क्या बिजनेस है, कितने में आएगा, कितना खर्चा पड़ेगा, कितने में सामान बनाओगे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना खर्चा पड़ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट शीट करते हो ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना पड़ेगा, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना खर्चा पड़ेगा। जैसे साउंड थोड़ा अकाउंट्स जैसा साउंड कर रहा हूँ मैं, बट बात को समझे कि कितना सेल्स में एंड एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा पड़ेगा, कितना मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा पड़ेगा। सारा खर्चा को जोड़ जाड़ के ना एक स्टार्टअप सोचते हैं कि भाई मेरे को इतना पैसा का जरूरत है। अब पहले वो जरूरत को फाइंड आउट करेगा कि भाई मुझे कितना चाहिए, उसके बाद वो सोचेगा कि भाई वो कैपिटल को रेज कैसे करे। अब जितना उसको जरूरत है ना, उसी जरूरत के हिसाब से वो मानो कि 5 करोड़। अब ये 5 करोड़ ना उसका ऑथराइज कैपिटल मतलब वैल्यूएशन है इसका, ठीक है, ध्यान से समझो बात को। 5 करोड़ का जो कैलकुलेशन हुआ उसका वैल्यूएशन बन गया कि भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 करोड़ चाहिए। अब ये 5 करोड़ कहाँ से आएगा भाई? चोरी डकाती थोड़ी ना करना है, या तो बैंक के पास जाएंगे कि भाई बैंक लोन दे दो भाई। सर बैंक नहीं लोन दे रहा है तो फिर VC के पास जाएंगे। VC कौन होता है? वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी फर्म के पास जा सकते हैं, बट स्टार्टअप के लिए प्राइवेट इक्विटी कभी नहीं प्रोवाइड करेगा। प्राइवेट इक्विटी थोड़ा बड़ा अमाउंट में खेलता है, 50 करोड़ के ऊपर, 100 करोड़ के ऊपर। VC करता है सर 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख हेल्प कर देता है। हेल्प मतलब आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, शार्क टैंक जैसा सर। जो लोग शार्क टैंक देखे हो ना, तो वो लोग समझ रहे हो मेरा बात, जो नहीं देखा देख लो, ठीक है। शार्क टैंक को रिसेंटली एक सोनी टीवी में हुआ है ना सर, वो अमेरिका, पहले एक्चुअली वो जापानीज शो था, फिर बाद में जापानीज शो को कॉपी करके अमेरिका ने बनाया और फिर इंडिया ने रिसेंटली किया। इसका शार्क टैंक जैसा एक बिजनेस कॉन्सेप्ट इससे पहले MTV में आया था, आई थिंक भूट में ड्रॉप आउट बुल की एक सीरीज आया था। अगर किसी ने देखा होगा तो शायद उसे भी वहां पर भी पता चलेगा कि बिजनेस आइडिया लेके आना है और फिर अलग अलग बिजनेसमैन के सामने प्रीच करना है जो आपके पैसे में इन्वेस्ट करेगा। तो दे आर लाइक वेंचर कैपिटलिस्ट। तो आप बैंक के पास लोन के लिए जा सकते हो, शार्क के पास जा सकते हो, मतलब जो VCs वेंचर कैपिटलिस्ट आपके बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करेगा। सो वॉट एवर। लेकिन ये जो 5 करोड़ आपका है ना सर, ये 5 करोड़ वैल्यूएशन जो आपने बनाया, इसका आपको सही पूरा सटीक प्रमाण देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा भाई 5 करोड़ क्यों। अब वॉट एवर। अब इसके बाद क्या आ जाता है ना सर, जैसे मैं आपको बोला कि भाई आज के डेट में आपके बिजनेस का वैल्यूएशन हुआ 5 करोड़। अब 5 करोड़ का आपका टोटल कैपिटल है आपके पास या फिर चाहिए आपको। अब इसको ना अगर मैं एक एक शेयर का दाम, पर शेयर वैल्यू कितना होना चाहिए, अब जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं फेस वैल्यू। हर कंपनी का होता है सर फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू नॉर्मल वे में 10 मानता हूँ सर, स्टैंडर्ड है। कंपनी का एक शेयर का फेस वैल्यू है 10, तो 5 करोड़ अगर मेरा वैल्यूएशन हो रहा है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो कितना कैपिटल हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स 50 लाख, है ना सर? अब ये 50 लाख हो जाएगा उसका ऑथराइज कैपिटल। अब इसको कंपनी क्या करेगा, मार्केट में इस कैपिटल को रेज करने के लिए कंपनी के पास परमिशन रहेगा। लेकिन ऐसा मन मर्जी नहीं कि भाई मेरा मन हुआ चलो 50 लाख उठाते हैं, मेरा मन हुआ चलो 60 लाख उठाते हैं, मेरा मन हुआ चलो 100 लाख उठाते हैं, ऐसा नहीं। एज पर दी बिजनेस वैल्यूएशन, जैसे कि मैं आपको बोला कि 5 करोड़ का वैल्यूएशन कैसे हुआ, कॉस्टिंग करके, फिर उसको फेस वैल्यू से डिवाइड कर दिया, फिर आया 50 लाख। तो ये 50 लाख आपका ऑथराइज कैपिटल है। अब अगर आपको आगे से मार्केट में भी रेज करना है, शेयर मार्केट में आना है, तो इसी 50 लाख से ही आपको मार्केट में शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कभी आप सोचते हो कि नहीं, और 50 लाख के बेसिस में आप इसको सोचते हो कि एक काम करते हैं, पहले 50% इशू करते हैं, फिर बाद में और 50% इशू करेंगे। तो 25 लाख पहले अगर आपने इशू किया, तो जितना आपने इशू करेंगे उतना आपका हो जाएगा इशूड कैपिटल। इशूड में से जितना सब्सक्राइब होगा उसको बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब में से जितना पेड अप होगा उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। जितना अनपेड रह जाएगा उसको बोलेंगे अनपेड कैपिटल, है ना? ये तो आप लोग बचपन में कंपनी अकाउंट्स में भी किए हो सर। लेकिन मैं आपको ये बैकग्राउंड देने का कोशिश कर रहा था कि ये ऑथराइज कैपिटल स्टार्ट कहाँ से होता है। ठीक है, बहुत लोगों के मन में सवाल चलता है कि सर कंपनी बनाना है तो कैपिटल कहाँ से मिलेगा? पहले बिजनेस आइडिया में कितना खर्चा होगा वो डिसाइड करो, तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। कोई मतलब बिजनेस बनाने के लिए कोई ऐसे लिमिटेशन नहीं कि भाई 5 लाख चाहिए कि 1 लाख चाहिए। आप स्टार्ट तो करो, 10,000 में भी कंपनी बन सकता है। सर क्या बात करते हो, स्टार्ट करो सर, बिजनेस बन जाएगा। सर आप आइडिया दे देना, जरूरत पड़ने से दे दूंगा सर। बस क्या है ना, आइडिया देने के लिए बहुत है सर, लेकिन आइडिया को एग्जीक्यूट करने वाले बहुत कम है। Section 2, subsection 15 state that the term called capital means such part of capital which has been called for payment। ठीक है, अब ये हो गया कॉल्ड अप। अब कॉल्ड अप क्या हो जाता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 के हिसाब से? जिसको कॉल करने के लिए बुलाया जा रहा है। जैसे कि ऑथराइज्ड में से जो कंपनी इशू कर रहा है, अब इशू इशू कर रहा है मतलब क्या? पब्लिक को बोल रहे हैं कि आओ मेरे शेयर पे पैसा लगाओ, मेरे बिजनेस पे पैसा लगाओ, मेरे कंपनी का शेयर लो, मेरे कंपनी का भागीदार बनो, बदले में मैं आपको प्रॉफिट शेयर करूंगा जिसका नाम है डिविडेंड। या फिर ऐसा भी बोलता है कि भाई अगर बिजनेस पे दम है तो कैपिटल गेन कर लेना। कैपिटल गेन मतलब आज शेयर का दाम 500 है, कल 1000 हो जाएगा तो पर शेयर में 500 टका कमा लेना, वट। तो कंपनी जो कॉल करेगा वो कॉल्ड अप। ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल मीन सच पार्ट ऑफ कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, कि भाई आओ पेमेंट करो जितना तुमने वादा किया था। इसके लिए मैं आपको, जब कंपनी आईपीओ इशू करता है, ये प्रोसेस अगर आप देखोगे ना आपको ये समझ में आ जाएगा। ये मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ बिकॉज प्रोसेस को समझने के लिए। ठीक है, इसको हमेशा क्यों दिखाते रहता हूँ? जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। से फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कंपनीज लोग आने वाला है सर। ठीक है, ये एप्लीकेशन के लिए डाला है आईपीओ डेट, मतलब फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट लिस्टेड होने वाला है। यूनिपार्ट्स धर्मराज नहीं क्या है, धर्मज कॉर्पोरेशन गार्ड लिमिटेड। शेयर का दाम भी मेंशन किया है। ठीक है, ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड में काम करता था, अभी पब्लिकली आना चाहता है। तो आप इस पे क्लिक करोगे सर ना, आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल सर पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसा रेज करने का जो तरीका है उसको आईपीओ कहते हैं सर। ठीक है, ये एक इशू पीरियड होता है, रियल लाइफ में ऐसा देखने में होता है। जैसे ये कंपनी 28 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में इशू कर रहा है, फिर अलॉटमेंट कर देगा जिसको मिलेगा। मतलब इसमें क्या होता है ना, आईपीओ प्रोसेस में कॉल्ड अप वगैरह सब एक साथ हो जाता है। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन डालो, कॉल कर लो, पेमेंट कंप्लीट कर लो, कोई ड्यू वगैरह नहीं चलता है इस प्रोसेस में। ठीक है, पहले होता था, बट आजकल मार्केट इतना हाई डिमांडिंग है, वो सब पार्ट बाय पार्ट पेमेंट कॉन्सेप्ट बहुत कम चलता है। वो चलता है दूसरे सेगमेंट में चलता है, राइट इशू में, फर्दर ऑफर में, ये सब बेसिक्स। कैपिटल शेयर कैपिटल डिवेंचर का पहला पहला क्लास देखो, समझ में आएगा। आईपीओ के छोड़ के और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, ओएफएस होता है, ऑफर सॉरी एफपीओ होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है। ठीक है, मतलब एक बार आईपीओ आने के बाद अगर कंपनी को लगता है मुझे फिर से पैसा रेज करना है, ठीक है, तो कंपनी एफपीओ रेज करता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो इन दैट केस वो भी पार्ट बाय पार्ट कंपनी कर सकता है। एफपीओ नॉर्मली कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलता है कि भाई
मुझे और पैसा चाहिए, क्या आप दोगे? तो अगर आपको बिजनेस पे कॉन्फिडेंस लगता है तो आप दे देना। जब किसी के बिजनेस पे पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो तरीका ये होता है कि उस बिजनेस को अपना बना के इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो वही सोच है सर। सर मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, ये कोई बात नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि दूसरे के बिजनेस पे दम है, अगर आपके रिसर्च पे दम है, तो आप इन्वेस्ट करो, नहीं तो मत करो। ठीक है, सो वट एवर, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने आपको ये क्यों दिखाया। ठीक है, ये देखो सर, उसके बाद कंपनी का शेयर अलॉट हो जाता है। ठीक है, आप आगे आगे ये प्रोसेस में एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक कहाँ पढ़ा जाता है जानते हो? इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस बोल के एक चैप्टर होता है। ठीक है, इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस बोल के एक चैप्टर होता है जिसको मैंने रिसेंटली एक बार कंप्लीट किया। जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छा है, वहां पर ना ये पूरा प्रोसेस बताया जाता है। ठीक है, कि कैसे कैसे कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करके मार्केट से पैसा रेज करता है। जिन्होंने नहीं किया वो बैकअप से भी कर सकता है, या बाद में जब मैं लाइव करवाऊंगा तब भी एक बार कर सकते हो। लेकिन पॉइंट इज दैट ये प्रोसेस है। ठीक है, अब ये जो कॉल्ड अप करना या ऑथराइज कैपिटल के बेसिस में ही कॉल करता है, ऐसा नहीं कि मन मर्जी कर देगा। ठीक है, अब चलो सर आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 61 मेन मेन पॉइंट पे आ जाते हैं सर। पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू ऑल्टर इट शेयर कैपिटल। एक लिमिटेड कंपनी का, अब ये लिमिटेड क्या है अनलिमिटेड क्या है, ये मुझे सर अभी इस क्लास पे तो ना पूछो। प्लीज एक बार बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ कर लेना। ठीक है, वहां पर देखना मैं लिमिटेड क्या होता है, अनलिमिटेड क्या होता है, लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है। बड़ा सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने डिस्कस करके रखा वहां पर। सो पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू ऑल्टर इट्स शेयर कैपिटल, सेक्शन 61 इसके बारे में बात करता है। सेक्शन याद रखिएगा सर। So according to section 61, a limited company having a share capital is empowered to alter its share capital clause। कहाँ चेंज कर सकता है कैपिटल क्लॉज, कहाँ चेंज करेगा? सर एमओए में चेंज करेगा। एमओए क्या होता है, ये भी मैं बेसिक में बोल के रखा सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसको समझाने के लिए मैंने एक प्रैक्टिकल चीज लिया था सर, पेटीएम का ओरिजिनल एमओए एंड एओए। ये पेटीएम का है, आजकल पेटीएम बड़ा खबर में है सर, क्योंकि पेटीएम का शेयर ब्लीड हो रहा है। 2100 का शेयर 400 450 में आके रुका। बहुत खतरनाक हालत है इन्वेस्टर का। जो भी हो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन ये जो कुछ भी आप देख रहे हो सर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये एकदम इंट्रोडक्शन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होता है। ठीक है, ये भी बेसिक्स में मैं बता के रखा एक बार। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसे मिलता है, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होता कैसे है। जैसे ये पेटीएम इनकॉर्पोरेशन कैसे हुआ था, पेटीएम का ओरिजिनल नाम पेटीएम नहीं था सर, अभी भी नहीं है, वो तो ब्रांड नेम है। 197 कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका ओरिजिनल नाम है, मतलब पेरेंट नेम है, इसी नाम से कंपनी रजिस्टर्ड। तो ये रजिस्टर कैसे होता है, कहाँ होता है, ये पूरा मैं प्रोसेस के साथ भी समझाया था। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एमओए और एओए है, ये देखो सर, मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो आपको एमओए दिखेगा। तो कंपनी जो अपना शेयर कैपिटल को ऑल्टर करेगा, वो ऑल्टरेशन कहाँ करना है, एमओए में करना है। कहाँ पता चलता है सर, ये देखो, अलग अलग क्लॉज होता है। ये सब बेसिक बातें हैं, अलग अलग क्लॉज होता है, ये सब लीगली ड्राफ्ट किया गया है सर। ये जो है ना, ये सब एज पर कंपनीज एक्ट ड्राफ्ट बोलते हैं उसको, ये लीगली ड्राफ्ट किया गया है। ये लोग आप लोग सीखोगे, फाइनल लेवल में ड्राफ्टिंग भी सिखाया जाता है। ठीक है, स्पेशली कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स, चार्टर्ड वाले को भी करना पड़ता है कि कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन ड्राफ्टिंग कुछ नहीं है, लॉ के हिसाब से कॉन्सेप्ट को लिखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंपनी कितना शेयर ले, मतलब कैपिटल है उसका पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर ना, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सारा इसके अंदर ही मिलेगा आपको। देखते हैं यहाँ पर मिल जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। मिलता है, कहाँ चला गया, यहीं पर था। इसके पहले भी मैंने जब इनकॉर्पोरेशन समझाया था, एमओए समझाया था, तब भी मैं इसको दिखाया था। जरूरत पड़ता है सर, बहुत बड़ा होता है सर, उसके अंदर कहाँ छुपा है देखना पड़ेगा। बट अगर आप रिसर्च करोगे, थोड़ा सा फाइंड आउट करने का कोशिश करोगे, कैपिटल क्लॉज दिख जाएगा आपको। और कैपिटल क्लॉज अगर बदलना होता है ना, तो कंपनी रेजोल्यूशन पास कराते हैं, और रेजोल्यूशन पास करा के कंपनी अपना कैपिटल क्लॉज को भी चेंज कर सकता है। ठीक है भाई, इतना कैपिटल था, अभी इतना कैपिटल मैं मार्केट से उठाऊंगा। ठीक है, बाद में मुझे मिलेगा ना, मैं आपको दिखा दूंगा, इसी के अंदर है। बट क्या है ना, कई बार मिलता नहीं है, ये छोटा करके कहीं पर लीगली ड्राफ्ट किया हुआ है, कहाँ निकल जाता है समझ में नहीं आता।
ठीक है, आएगा तो दिखा दूंगा। भाई नहीं मिलेगा भाई, आज उठा हुआ है, कोई बात नहीं, बाद में दिखा देंगे सर, मिल जाएगा, नहीं तो आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना एक बार सर्वे करके। ऑल्टर कैपिटल क्लॉज में कितना सारा कैपिटल, मतलब 2001 में क्या था, फिर 2005 में क्या हो गया, फिर 2010 में क्या हो गया, कंपनी कैसे कैसे अपना कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल को चेंज किया, इसका पूरा ड्राफ्टिंग क्या हुआ है सर। ठीक है, सो तो कॉन्सेप्ट क्या है फिर। According to Section 61, a limited company having a share capital is empowered to alter its capital clause (MOM). The provisions are Section 61, subsection 1 states that a limited company having a share capital may, if so authorized by article, अगर आर्टिकल परमिशन देता है AOA, alter its memorandum in its general meeting। कहाँ जाके करेगा, जनरल मीटिंग में जाके करेगा। सर जनरल मीटिंग क्या होता है, एक चैप्टर आएगा सर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बोल के, वहां पर मैं आपको मीटिंग वगैरह समझाऊंगा, जनरल मीटिंग क्या होता है, कौन कौन क्या करता है, मीटिंग में क्या डिस्कशंस होता है, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, ऐसे हर कंपनी हर साल एक एजीएम बनाते हैं सर। ठीक है, अगर आप कभी भी रिसर्च करोगे, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिलायंस एजीएम, ठीक है, तो आप कंपनी का एजीएम का रिपोर्ट कहाँ जाके मिलेगा, आप इसके बारे में न्यूज भी आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कंपनी के साइट में जाओगे ना, आप कंपनी के वेबसाइट में जाओगे तो आपको कंपनी कब क्या कर रहा है ये सारा डिटेल्स दिख जाएगा। यहाँ पर ना ये देखो, रिलायंस के बारे में अगर जानना है, कंपनी कब मीटिंग कर रहा है, चेयरमैन कब क्या बोल रहा है, ये देखो चेयरमैन स्टेटमेंट एट रिलायंस एजीएम, देख रहे हैं सर, ये देखो 29 अगस्त 2022 में वर्चुअल हुआ था। ठीक है, वर्चुअल हुआ था, उससे पहले ये देखो सब एजीएम में क्या डिस्कशंस होता है नहीं होता है। एजीएम क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, हर कंपनी के लिए जरूरी है, मस्ट है, मैंडेटरी है, ना करने से पेनल्टी देना पड़ता है। अभी जरूरी नहीं है, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड कि जनरल मीटिंग में ये डिस्कशंस किया जाता है ऑल्टरेशंस के बारे में। अगर कंपनी चाहता है कि भाई ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करेगा, तो बाई सच अमाउंट एज इट थिंक्स एक्सपीरियंट, मतलब जो जो इसको अर्जेंसी लगता है, consolidate and divide all of any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares. However, no consideration and divisions will result in change in the voting percentage of shareholder। मतलब अगर कंपनी ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाते हैं तो इसका इफेक्ट ऐसा नहीं हो जाएगा कि शेयर होल्डर का वोटिंग परसेंटेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, शैल टेक इफेक्ट अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय द ट्राइब्यूनल, जब तक उसको ट्राइब्यूनल मतलब एनसीएलटी होते हैं सर, कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल होते हैं, वो जब तक अप्रूव नहीं करता तब तक वोटिंग परसेंटेज में बदलाव नहीं होता है। अब ये वोटिंग वगैरह क्या चलता है, इसका डिस्कशन भी वही मैं आपको मीटिंग क्लास में बता पाऊंगा। ठीक है, लेकिन इतना समझो कि कंपनी में जब भी कोई डिसीजन होता है ना, डिसीजन में वोटिंग होता है। ठीक है, वोटिंग क्या क्या होता है कि भाई क्या ऑथराइज कैपिटल बढ़ाया जाएगा कि नहीं जाएगा, एक न्यू प्लांट ओपन करना है कि नहीं करना है, देयर आर वेराइटीज काइंड ऑफ डिस्कशंस। एक होता है अड्डा होता है सर, ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, दो तरह का बिजनेस डिस्कशंस होता है। अभी तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा ज्यादा, बट इतना बोल सकता हूँ कि मीटिंग में एक ऑर्डिनरी बिजनेस का डिस्कशन होता है और एक होता है स्पेशल बिजनेस। सर ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब होता है अड्डा, अड्डा मतलब अकाउंट्स का डिस्कशन, ऑडिटर के बारे में बातचीत करना, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के बारे में बात करना, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में बात करना, ठीक है, उसको अड्डा बोलते हैं। अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लेकिन अड्डा छोड़ के बाकी जो कुछ भी डिस्कशन होता है उसको स्पेशल बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्पेशल बिजनेस अगर हो तो स्पेशल डिस्कशंस किया जाएगा और उसको मीटिंग में पास करना पड़ता है, तब जाके कंपनी ये सब चेंज कर सकता है। Convert all of its fully paid up shares into stock and reconvert the stock into fully paid up shares of any denominations। ये सारा डिस्कशंस कंपनी अपनी मीटिंग में जरूर करेगा सर। ठीक है, अच्छा, जैसे कंपनी अगर चाहे तो फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें कंपनी राइट इशू कर सकता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर सकता है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब जिसको हम लोग प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं सर, कि कंपनी प्रेफर्ड वे में शेयर होल्डिंग देते हैं। प्रेफरेंस क्या होता है, क्योंकि वो शेयर होल्डर को ये वादा करते हैं कि भाई आपको फिक्स मिलेगा, ये मैंने बता दिया था पहले क्लासेस में कि भाई प्रेफरेंस शेयर वाले को ना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और लेकिन इक्विटी से पहले उनको डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का ट्रू ओनर होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी का ट्रू ओनर नहीं होता, प्रेफर्ड होल्डर होता है। मतलब वो इसी कंडीशन के बेसिस में कंपनी को पैसा देता है ताकि वो उनको पहले मिले और फिक्स्ड मिले, थोड़ा सेफ गार्डिंग खेलता है ये। ठीक है, कि भाई मुझे फिक्स चाहिए और इक्विटी से पहले चाहिए। अब ये सारा के सारे बातें सर सेक्शन 62 में कहा गया है। फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, राइट इशू कर सकता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर सकता है। आगे बताता हूँ सर, देखो
Right issue involved preemptive subscription rights to buy additional securities in a company offered to the company's existing security holder. It is a non-dilutive pro rata way to raise capital. Non-dilutive pro rata. आप लोग pro rata calculation किए हो सर बचपन में? हाँ, कोई मुझे बता सकते हो pro rata allotment क्या होता है? कंपनी अकाउंट्स जब आप लोग 11-12 में या फिर अभी भी फाउंडेशन लेवल में भी कराया जाता है, जो लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ते हो उन्हें भी करना पड़ता है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो प्रो राटा अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? एनीवन प्लीज ट्राई, बोलो। हाँ सर, प्रो राटा मतलब सर प्रोपोर्शनेट बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, जिसका जितना कंपनी में शेयर होल्डिंग है उसके हिसाब से कंपनी एक्स्ट्रा ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, या फिर न्यू शेयर रेज कर सकता है, जिसका जितना शेयर होल्डिंग है उसके हिसाब से। कि भाई अगर आप कंपनी का 5% शेयर होल्ड करते हो तो कंपनी को अगर न्यूली शेयर मार्केट से रेज करना है तो वो प्रोराटा बेसिस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसके लिए आपको कंपनी अकाउंट्स का नॉलेज एक बार याद करना पड़ेगा, या फिर अगर आप आजकल आप अकाउंट्स कर रहे हो तो मैम आपको जरूर कराएंगे जिनका कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक है। ठीक है, और जो जिनका नहीं है वो एक बार देखें। है सबका, किसी का फाउंडेशंस में भी होता है और किसी का इंटरमीडिएट फाइनल। इंटरमीडिएट में तो सभी का आई थिंक है, एग्जीक्यूटिव का भी है, इंटर का भी है, सभी का है सर। ठीक है, लेकिन जानना पड़ेगा सर। एक एग्जांपल देखते हैं। तो बेसिकली राइट इशू क्या हो गया? कंपनी राइट इशू क्या करता है? जैसे कंपनी आईपीओ लाया ना सर, देखो सिंपल एक बार फिर से बताता हूँ। देखो जैसे ये कंपनी आईपीओ ला रहा है, कौन सा नाम है कंपनी का? धर्मज कॉर्पोरेशन गार्ड लिमिटेड। अब ये कंपनी आईपीओ लाएगा तो कंपनी का शेयर का दाम कितना है? 216 से लेकर 237, इसको प्राइस बैंड कहते हैं। अब अगर कंपनी का शेयर आप 60 करके 237 करके लेना चाहोगे, कितना दिन कितना अमाउंट आप पे करोगे कंपनी को? बोलो सर एक बार, कितना अमाउंट पे करोगे? अप्रॉक्स 15,000 होना चाहिए। कितना हो रहा है मुझे बताओ एक बार, कोई तो बताओ। तो 14,000 14,000 समथिंग अप्रॉक्स। ठीक है, वही 15,000 के आसपास होता है। 200 14,200। फिर इसमें आपको कितना लॉट मिलेगा बोलो तो? एक लॉट मिलेगा। अब अगर कोई मैक्सिमम नॉर्मली 2 लाख तक इन्वेस्ट किया जाता है आईपीओ प्रोसेस में, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि आप एक ही लॉट ले रहे हो। अब आपको एक लॉट अगर कंपनी दे देता है, ठीक है, तो मिल जाएगा आपको कंपनी का एक लॉट। एक लॉट में कितना शेयर है? 60। उसका दाम कितना है? 237। अब कंपनी के बिजनेस पे डिपेंड करेगा कि आपको शेयर में गेन होगा कि नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। वो शेयर मार्केट क्लास में बताते हैं सर, तो उस पर मैं बात नहीं करूंगा, मेरा फोकस है लीगल। अब आईपीओ में आपको कंपनी का शेयर मिल गया, कंपनी को कितना पैसा चाहिए? सर इसमें एक लोग नहीं सर, ऐसे बहुत सारे लोगों को कंपनी शेयर बेच रहा है, लेकिन कंपनी टोटल कितना शेयर इशू करेगा इसका भी एक डेटा है, और कितना पैसा टोटल मार्केट से रेज करना चाहता है इसका भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल होता है। हम्म, यहाँ पर इसका प्रोस्पेक्टस का तो शॉर्ट एरिया देखना पड़ेगा जहां पर ना मिल जाता है सर कि भाई कितना शेयर इशू करना है, कितना पैसा चाहिए। ठीक है, अवेलेबल होता है। ये देखो, द पब्लिक ऑफर कंप्राइजेस यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड 1.57 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ठीक है, तो ऐसे ही किसी का 200 करोड़ होता है, किसी का ऑफर फॉर सेल मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो 1.57 करोड़ का अमाउंट बेच के निकलना चाहता है। ठीक है, तो इसी तरह का किसी कंपनी का 200 करोड़ रेज करना होता है, किसी को 500 करोड़, किसी को 1,000 करोड़, किसी को 3,000 करोड़। लेकिन मानो कि कंपनी का ये सब करने के बाद भी कुछ महीना गया, कंपनी को फिर से पैसे का जरूरत पड़ा। अब कंपनी वापस आईपीओ के लिए नहीं आएगा, अब कंपनी बोलेगा मैं राइट इशू करूंगा। किसको करेगा? एग्जिस्टिंग वाले के लिए करेगा। बात समझे सर? ऐसे आईपीओ का कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में पहले भी बता दिया, लेकिन राइट इशू में क्यों बोला वापस? राइट इशू बताने के लिए मुझे आईपीओ में इसलिए जाना पड़ा कि कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कौन है? जो आईपीओ में कंपनी का शेयर ऑलरेडी होल्ड कर रहा है। अब जो ऑलरेडी होल्डिंग शेयर होल्डर है, कंपनी उनको बोलेगा कि भाई मैं तुमको राइट इशू करना चाहता हूँ, तो मेरा राइट खरीदना थोड़ा सस्ते में दे दो।
एग्जाम्पल देखो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इफ ए कंपनी अनाउंसेस 1:10 राइट इशू, 10 के बदले 1, इट मींस an existing shareholder can buy one extra share for every 10 shares held by him. अगर तुम 10 शेयर होल्ड करते हो तो तुमको 1 मिलेगा, तो 20 करोगे तो कितना मिलेगा प्रोपोर्शनेटली, बोलो। 1:10 मतलब 10 के बदले 1 मिलेगा, तो 20 के बदले कितना मिलेगा, या 100 के बदले कितना मिलेगा? अरे बोलो ना सर। 100 के बदले हाँ, 100 के 10। बदले 10 मिलेगा, है ना? यही कॉन्सेप्ट है। इसी को प्रोराटा कॉन्सेप्ट में कंपनी डाइल्यूट कर देता है, ठीक है। अब it means an existing shareholder can buy one extra share for every 10 share held by him or her. Usually the price at which the new shares are issued by way of right issue is less than the prevailing market price. नॉर्मली क्या होता है कि जो शेयर कंपनी राइट इशू करेगा ना, वो मार्केट प्राइस से थोड़ा सस्ता होना चाहिए, नहीं तो सब्सक्रिप्शन में कभी भी इंकरेजमेंट नहीं आएगा। अब इसको समझने के लिए मुझे एक बार मार्केट में जाना पड़ेगा। एक कंपनी है सर, रुचि सोया बोल के, ये पतंजलि का है। पतंजलि रुचि सोया को खरीद लिया, ठीक है। अब रुचि सोया पहले एक सोयाबीन कंपनी हुआ करता था, जो सोयाबीन कंपनी मतलब सोयाबीन तेल बेचता था, ठीक है, और पाम ऑयल बेचता था। भारत का सबसे बड़ा पाम ऑयल बिजनेस इसी के अंडर में चलता है। रिसेंटली इसको पतंजलि ने खरीद लिया। ये देखो सर, पतंजलि फूड्स लिमिटेड, देख रहे हैं सर। तो जैसे ही मैंने रुचि सोया लिखा तो पतंजलि आ गया, तो ये पतंजलि एक्चुअली यही है पतंजलि। नाउ ये इसका एक पुराना कहानी है, ज्यादा पुराना नहीं, 2020-21 का, कि इसने राइट इशू किया था। तो से फॉर एग्जांपल अगर मैं आज के डेट में बताऊं आपको कि पतंजलि मानो चाह रहा है कि भाई उसका मार्केट शेयर चल रहा है 1267, अगर वो मार्केट में चाहता है कि कंपनी के पास पैसा आए, ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता है कि अगर आपको कंपनी का शेयर खरीदना है आज के डेट में, मतलब कंपनी का शेयर आप खरीदने का बात कर रहे हो, तो कंपनी इशू करने का सोच रहा है। हम बाई करने का सोचते हैं, शेयर होल्डर सोचते हैं बाई करने का। शेयर होल्डर सोचता है बाई करना है, लेकिन कंपनी सोचता है इशू करना है। बात समझे सर, ठीक है। तो मार्केट में तो 1267, लेकिन राइट जब इशू करेगा ना कंपनी, तो कभी भी मार्केट प्राइस के समान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कभी भी मार्केट प्राइस में अगर आपको शेयर खरीदने के लिए बोला जाएगा, वो कभी भी उसमें खुशी नहीं होता है। क्योंकि एक तो आप राइट इशू कर रहे हो, दोबारा अपने ही एग्जिस्टिंग वाले को बोल रहे हो कि भाई हमें शेयर दो, मतलब हमें पैसा दो, बदले में हम तुमको शेयर देंगे, है ना? कॉन्सेप्ट यही है। तो कम से कम अगर मार्केट प्राइस 1267 जा रहा है, तो कम से कम आप 1250 बोलो, या कुछ नहीं तो 1240 बोलो, 1230 बोलो, जो भी बोलो मार्केट से कम बोलो, ताकि लोगों को थोड़ा सा खुशी मिले, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट काम करता है सर, ठीक है। ए पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज थ्रू अ राइट इशू और ए बोनस इशू। कंपनी क्या करता है, पब्लिक कंपनी में तो जैसे स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी को हम लोग पब्लिक कंपनी बोलते हैं, है ना सर, क्योंकि उसमें पब्लिक का पैसा है, सिंपल बात है। पब्लिक कंपनी मीन्स अ पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, और जिसमें पब्लिक का पैसा है। सिंपल सिंपल आइडिया यही है, बाकी डेफिनेशन वाइज बेसिक्स में मैं पढ़ा के रखा। पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज थ्रू अ राइट इशू और अ बोनस इशू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। बोनस इशू क्या होते हैं मैं आगे बताता हूँ आपको। फिर इसका सिमिलर अप्रोच बट बोनस थोड़ा अलग होता है। बोनस थोड़ा अलग होता है, आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। बोनस में आपको पेमेंट नहीं करना होता है, राइट में आपको पेमेंट करना होगा, बट बोनस में कंपनी आपको पेमेंट नहीं चाहेगा आपसे। लेकिन क्यों करता है बोनस इशू, मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड इन केस ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, मतलब जो पब्लिक भी है और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है, और एक कंपनी विच इंटेंड्स टू गेट इट सिक्योरिटी लिस्टेड, मतलब जो कंपनी अभी शेयर मार्केट में नहीं आया बट आना चाहता है, ये सभी को सेबी का रूल फॉलो करना पड़ता है। तो मैं आपको इसीलिए शेयर मार्केट के आसपास में मंडराता रहता हूँ, क्यों? क्योंकि ये सब बातें उसी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो जो कुछ भी होता है एज पर कंपनीज रूल भी होता है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी होता है, और सेबी के हिसाब से भी होता है, ठीक है। तो ये था राइट इशू का सिंपल कॉन्सेप्ट। अच्छा, ऑफरिंग ऑफ इशू ऑफ फर्दर शेयर, ठीक है। देखो सर, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, अभी जो कुछ भी लिखा हुआ है ना सेक्शंस में, आप एक बार पढ़ो, अब देखो आपको सारा समझ में आ जाएगा। एक ही बात ऐसे डिटेल्स में लिखा रहता है लॉ में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62 सबसेक्शन 1,
where at any time a company having a share capital proposes to increase its subscribed capital by the issue of further share, such shares shall be offered to persons who at the date of the offer are holders of the equity shares of the company in proportion to the paid up share capital on those shares by sending a letter of offer subject to following conditions. मतलब जो पहले ही कंपनी का शेयर होल्ड कर रहा है, हम उसे ऑफर लेटर भेजते हैं कि भाई मेरे कंपनी और शेयर आपको इशू करना चाहता है, उसको हम लोग राइट इशू का नाम दे रहे हैं या बोनस इशू का नाम दे रहे हैं, तो प्लीज आप हमारा शेयर खरीदे और हमें कंपनी को थोड़ा सस्ता रेट आपको ऑफर करेगा। ठीक है, इस तरह का। तो ऑफर shall be made by notice specifying the number of shares offered and limiting the time not being less than 15 days and not exceeding 30 days। ये डेट का थोड़ा इशू होता है सर, याद रखिएगा। जो ऑफर लेटर जाएगा उसमें एक लिमिट रहेगा, नॉट बीइंग लेस देन 15 डेज, कम से कम 15 दिन से कम नहीं, 30 दिन से ज्यादा नहीं। ठीक है, from the date of the offer within which the offer is not accepted, if not accepted shall be deemed to have been declined। अगर 15 दिन से 30 दिन के अंदर अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो मान लिया जाएगा कॉमन सेंस में एज पर द कंपनीज रूल एक्ट कि भाई ऑफर डिक्लाइन हो गया, मतलब शेयर होल्डर माना नहीं, सिंपल बात। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको पसंद नहीं है, आपका मर्जी है सर। जरूरी नहीं कि कंपनी इशू इशू चिल्लाए तो आप भी कंपनी का शेयर खरीद लो, कंपनी तो हमेशा जाएगा उसके पास पैसा है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम लोग भी चले जाएंगे कंपनी के पीछे पीछे, ऐसा नहीं। जब आपकी बिजनेस के प्रति कॉन्फिडेंस लगे तभी आप शेयर में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज ना। Unless the article of the company otherwise provided, the offer aforesaid shall be deemed to include a right exercisable by the person concerned to renounce the share offered to him or any of them in favor of any other person। Renounce करने का क्या मतलब होता है, ये भी सर कंपनी अकाउंट्स में डिटेल्स में सिखा जाता है। रिनाउंस कर देना मतलब मेरा शेयर मैं किसी और को छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसलिए क्या कहता है, कंसर्न टू रिनाउंस द शेयर ऑफर्ड टू हिम और एनी ऑफ देम इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन एंड द नोटिस रेफर्ड टू इन क्लॉज 1 शैल कंटेन द स्टेटमेंट ऑफ दिस राइट। भाई मैं अपना राइट किसी और को रिनाउंस कर दे रहा हूँ, अगर उसके बारे में कुछ है तो आर्टिकल में पता होना चाहिए कि भाई रिनाउंस हो सकता है कि नहीं होना हो सकता। After the expiry of the time specified in the notice aforesaid or on receipt or of earlier intimation of the person of to whom such notice is given that he declines to accept the share offered, the board of the director may dispose of them in such a manner which is not disadvantageous to the shareholder and the company। मतलब जो कुछ भी हो भाई कंपनी के लिए भी डिसएडवांटेज क्रिएट ना करे एज वेल एज शेयर होल्डर के लिए भी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें बार बार बोल के आपको समझाने का कोशिश करता है। द एम्प्लॉइज अंडर स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, जो ईसॉप के थ्रू से कंपनी का शेयर लेता है, सब्जेक्ट टू स्पेशल रेजोल्यूशंस, जिसके लिए कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, passed by the company and subject to the condition as may be prescribed। ठीक है, तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को भी शेयर इशू करता है, जो कंपनी अपने शेयर होल्डर एम्प्लॉय को अपने कंपनी का शेयर देके मोटिवेट करता है। ठीक है, ताकि उनको भी लगे कि भाई हाँ हम कंपनी में काम करते हैं तो हमें कंपनी की तरफ से शेयर मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर बोलता है सर एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 37 द टर्म एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मींस द ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी or subsidiary company or companies if any which give such director officers or employees the benefit or right to purchase, मतलब benefit or right to purchase or to subscribe for the shares of the company at a future date at a predetermined price। ठीक है, एक सर्टेन डेट के बाद आप कंपनी का शेयर अपने नाम कर सकते हो, लेकिन उसका प्राइस पहले से ही प्री डिटरमाइंड होता है। इसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के नाम से एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 37 में कहा गया है। ठीक है सर, सर एम्प्लॉय मतलब क्या है, आप क्या बताएं सर, ये सब आप एक बार गो थ्रू जरूर करें सर। एम्प्लॉय मींस ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज बीन, लेकिन जरूर गो थ्रू करें, हैज बीन वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर अ फुल टाइम डायरेक्टर नॉट बट एक्सक्लूडिंग अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक चैप्टर आता है सर डायरेक्टर का, ठीक है, उसमें फुल टाइम डायरेक्टर क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, इसका डिटेल्स में थोड़ा बात होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर भी कंपनी का एम्प्लॉय है, यही बताया जा रहा है। एम्प्लॉय एज डिफाइंड इन क्लॉज ए बी ऑफ ए सब्सिडियरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और ए होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड एन एम्प्लॉय हु इज अ प्रोमोटर और ए पर्सन बिलोंगिंग टू द प्रोमोटर्स ग्रुप। ठीक है, एन एम्प्लॉय हु इज अ प्रोमोटर और ए पर्सन बिलोंगिंग टू द प्रोमोटर ग्रुप, अगर कोई बंदा प्रोमोटर ग्रुप से है तो उसे एम्प्लॉय नहीं कहा जाएगा। डायरेक्टर कंपनी कई बार क्या करता है ना सर, घोटाला करता है। ठीक है, प्रोमोटर खुद ही खुद को स्टॉक दे देता है। ठीक है, प्रोमोट वो कंपनी का ओनर साइड में है और वो अपने आप को अगर एम्प्लॉय बना के कंपनी का शेयर दे देता है तो इसमें इलीगल शेयर होल्डिंग हो जाता है ना। ठीक है, तो आप एम्प्लॉय कहाँ होते हैं, जो कंपनी का एम्प्लॉय साइड है वो एम्प्लॉय है, वो कंपनी में काम करेगा,
बट अगर वो प्रोमोटर ग्रुप से है तो वो कैसे होगा कंपनी का एम्प्लॉय? नॉर्मली रिलेटिव्स में, ठीक है, ऐसा कई बार देखा जाता है। A director who either himself or through his relative or through any body corporate directly or indirectly holds more than 10% of the outstanding equity shares of the company. अगर कोई रिलेटिव या रिलेटिव के थ्रू से डायरेक्टर का, ठीक है, 10% से ज्यादा शेयर होल्डर करता है ना, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है सर? ये बड़ा बीच बीच में ना थोड़ा थोड़ा थीन लाइन होता है, ठीक है, कि भाई किसे एम्प्लॉय माने या किसे एम्प्लॉय ना माने। ध्यान से याद रखिएगा, डिटेल्स प्रोविजंस है, बोलते बोलते बोल दे रहा हूँ सर, ठीक है, ताकि आगे जब क्वेश्चंस के अंदर ऐसा सिचुएशन में नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि शेयर कैपिटल डिबेंचर से किस तरह का सवाल जवाब होता है या फिर आपको कैसे रेडी करना है, ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा आगे बात बढ़ाएं, एक ही चीज बार बार हुआ है, अब मैं थोड़ा आपको बोनस शेयर पे बात कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पर एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल भी आप एक बार देख सकते हो। एक कंपनी listed at Bombay Stock Exchange intends to offer its new share to the non-members. The existing members of the company consider such offer is invalid in view of the provisions contained in section 62 subsection 1 clause A. However, the company is not prohibited in absolute terms while offering new shares to non-members. It can do so after fulfilling the condition given in section 62 subsection 1 clause C. Thus, the new shares of a company limited by shares may be issued to non-members under certain circumstances. मतलब सवाल यह है कि क्या एक कंपनी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया में कितना रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है तो बता सकते हो? इंडिया में कितना रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज? दो? NSE, BSE. नहीं सर, थोड़ा ज्यादा है इसीलिए तो मैंने पूछा। 7 है सर, 7। हाँ ওনার बोलो। কোনো মানে ট্রেনিং হয় না? हाँ वेरी गुड सर। Commission. ट्रेडिंग सब में नहीं होता है, जैसे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, उसमें ट्रेडिंग नहीं होता है, बट वो भी रिकॉग्नाइज्ड है। ये सेबी के साइड, ठीक है, सेबी के साइड में जाओगे तो आपको मिल जाएगा डिटेल्स, ठीक है। ये देखो, सेबी इसके बारे में बता देता है कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या है। मतलब देखो आप, मैं क्यों ये दिखाया, मतलब एग्जांपल में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि बीएसई में ही सर पढ़ाया था, ऐसा बुद्धू जैसा सोच ना रखिए सर, ठीक है। बात ऐसा है कि बात बीएसई का नहीं है, बात रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का है, ठीक है। तो इंडिया में करेंटली 7 स्टॉक एक्सचेंज है जिसको सेबी की तरफ से रिकॉग्निशन है। सर बाकी और भी स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, बट सब कुछ अभी गवर्नमेंट की तरफ से इनएक्टिव कर दिया गया, ठीक है। ऐसे भारत में 28, मतलब 7 करेंट 7 को छोड़ के और भी 28 स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, जिसको धीरे 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 इनऑपरेटिव या इनएक्टिव कर दिया गया। क्यों सर? वो सेंट्रलाइज करने के लिए। डिसेंट्रलाइज में क्या है ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए। तो जैसे करेंटली ये देखो सर, बीएसई लिमिटेड, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज परमानेंट है, जो हमारे कोलकाता में है। जो लोग स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करके एग्जाम देते हो ना एनआईएसएम का, ये एड्रेस है सर, लायंस रेंज, डालहौजी, कोलकाता। यहाँ जाना है एनआईएसएम एग्जाम देने, ठीक है, जो लोग एनआईएसएम का भी तैयारी साथ में कर रहे हो। लेकिन ये इनएक्टिव है, मतलब इनएक्टिव मतलब सॉरी, परमानेंट है, लेकिन कोई पर्टिकुलर ट्रेडिंग नहीं होता है यहाँ पर। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ये बॉम्बे में है, ठीक है, जैसे ये दलाल स्ट्रीट में है, ये आप ये भी, ये दलाल स्ट्रीट में नहीं है, कुर्ला में है, ठीक है। इसमें भी इक्विटी डेरिवेटिव, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है, करेंसी डेरिवेटिव, ये सब ट्रेडिंग का काम होता है। एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसमें कमोडिटी डेरिवेटिव का काम होता है, दैट इज आल्सो इन बॉम्बे, अंधेरी। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज एनसीडीई, एनसीडीएक्स, ठीक है, ये भी कमोडिटी डेरिवेटिव पे काम करते हैं, दैट इज आल्सो इन मुंबई। इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, ये थाने में है, ये भी इन मुंबई, बेलापुर। एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, दैट इज आल्सो इन मुंबई, ये परमानेंट है। तो मेनली 2 है, दैट इज एनएसई बीएसई, बट कमोडिटी मार्केट के लिए भी 2 इंपॉर्टेंट है, दैट इज एमसीएक्स एंड एनसीडीएक्स, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो 7 के बारे में मैंने क्यों बताया, ठीक है। ठीक 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 ठीक, आगे बढ़े। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कोई कंपनी लिस्टेड है, तो अगर वो न्यू कंपनी, न्यू शेयर अगर इशू करना चाहता है कोई नॉन मेंबर को, कर सकता है। बट बात ऐसा है कि न्यू शेयर तभी कर सकता है जब सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी
उसे कुछ कंडीशन फुलफिल करने के लिए परमिशन दे। बट नॉर्मल वे में अचानक अचानक कोई कंपनी अपने नॉन मेंबर को शेयर इशू नहीं कर सकता है, ठीक है, जो सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में मना है, ठीक है। इसीलिए बोले सच ऑफर इज इनवैलिड इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, बट इन डिफरेंट सिचुएशंस अगर जरूरत है, अगर सेबी का परमिशन है, ठीक है, और अगर कंपनी अपने मीटिंग में डिसीजन लिया है, एमओए भी परमिट करता है, तो सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी मतलब न्यू शिप होल्डर को शेयर इशू करने का परमिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो नॉन मेंबर मतलब जो अभी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बना है बट आगे जाके बन सकता है, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़े सर। बोनस शेयर, मैं तब से आपको राइट के बारे में बता रहा था, आई होप आपको राइट क्लियर है। अब इशू ऑफ बोनस शेयर, अब आपके मन में चल रहा है सर बोनस क्या है और बोनस कंपनी कहाँ से देता है, ठीक है। बोनस शेयर क्या है पहले ये जानो, फिर बोनस कहाँ से देता है वो जानो, ठीक है। बोनस कहाँ से इशू करेगा, क्योंकि बोनस इशू करने में क्या होता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा और साथ में इसका कॉन्सेप्ट को भी मैं डील करता हूँ, देख लो सर। सेक्शन 63, सेक्शन 63 prescribe the condition and the manner of the issue of fully paid bonus shares by a company to its member. Section 63 subsection 1, a company may issue fully paid up bonus shares to its member in any manner whatsoever out of its free reserve, याद रखिएगा, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, ये सब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, एंड द कैपिटल रिटेंशन रिजर्व अकाउंट, ये तीन जगह से बोनस इशू कर सकता है। However, no issue of bonus shares shall be made by capitalizing reserve created by the revaluation of asset. कंपनी जब अपने एसेट को रिवैल्यू करता है, आप लोग अकाउंट्स में मैम के पास ये सब डिटेल्स पढ़ोगे सर, ये सब अकाउंट से कनेक्टेड है, जिनका अकाउंटिंग नॉलेज थोड़ा अभी गड़बड़ हालत में है उनको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए अकाउंटेंसी के साथ मजाक नहीं सर, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ ना सर, हमेशा ये जो लॉ है ना, ये लॉ ऐसे नहीं बना, जो कुछ भी प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं अकाउंट्स में, फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट में, उसको समझाने के लिए ये सारा लॉ लिखा गया है, ठीक है। अब ठीक है, करेंटली समझो सर, नो इशू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। अब एसेट रिवैल्यू क्या होता है, अरे सर कभी पुराना जमाने में कोई जमीन खरीद के रखा था, ठीक है, 2000 साल में जो लैंड आपका था, मानो 2000 में आपने कोई लैंड खरीदा था 1 लाख में, तो क्या 2022 में भी वो जमीन का वैल्यू 1 लाख रहेगा क्या, तो वो रिवैल्यूएशन हो जाएगा ना। तो उसके लिए जो कैपिटल रिजर्व में जो पैसा जमा होता है, क्या वहां से बोनस इशू हो सकता है, वही बोल रहा है। नो इशू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। इन अदर वर्ड्स, a company cannot issue bonus shares out of reserve created by the revaluation of asset. तो एसेट रिवैल्यू करके जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला जाता है, वहां से कंपनी बोनस इशू नहीं कर सकता, ठीक है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, फ्री रिजर्व से कर सकता है, जो कंपनी इजीली यूज कर सकता है, नॉर्मली सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से यूज कर सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, कंपनी जब अपना शेयर मार्केट में इशू करता है और प्रीमियम वैल्यू मतलब 10 का शेयर 100 में बिकता है, ठीक है, 100 का शेयर 400 में बिकता है, ठीक है, कभी 5 का शेयर 500 में बिकता है, या फिर इन सिंपल 10 का शेयर 12 में बिकता है, तो भी प्रीमियम है, ठीक है। तो प्रीमियम के लिए जो कंपनी कलेक्ट करता है, वहां से भी कंपनी बोनस इशू कर सकता है। एंड कैपिटल रिटेंशन रिजर्व में लास्ट दिन बताया था कि कंपनी कैसे कैपिटल रिटेंशन रिजर्व अकाउंट यूज करता है और वहां से मतलब सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम का ही एक पार्ट सीआरआर में चला जाता है, वहां से सीआरआर में जमा होके फिर वो इस तरह का पर्पस को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता है। आगे आगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो इसका क्लैरिटी हो जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 63 सबसेक्शन 2 states that no company shall capitalize its profit or reserve for the purpose of issuing fully paid up bonus shares unless it is authorized by its article। मतलब कंपनी तब तक ये सब नहीं कर सकता जब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिशन ना दे। इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड बीन ऑथराइज्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है, मतलब जनरल मीटिंग में रिकमेंडेशन ना हो तो नहीं कर सकता। इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। मतलब कंपनी मानो किसी से एफडी लिया है, एक चैप्टर आएगा कंपनी डिपॉजिट बोल के, ठीक है, मतलब कंपनी क्या करता है, जैसे हम लोग बैंक में एफडी करते हैं ना, ऐसे कंपनी एफडी भी होता है। तो कंपनी अगर किसी से एफडी
करवाता है, मतलब कंपनी बोलता है कि भाई मेरे पास पैसा जमा रखो और लॉक इन कर देता है, ठीक है, 4 साल 5 साल के लिए। छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है सर, लाखों करोड़ों में होता है। तो उसका इंटरेस्ट कंपनी को टाइमली पे करना पड़ता है। लेकिन मानो कोई कंपनी लोगों से एफडी लेके रखा है, पब्लिक से या किसी कंपनी से, और उसका इंटरेस्ट चुकाने में फेलियर रहा है, तो क्या ऐसे केसेस में कंपनी बोनस शेयर इशू कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा बोनस शेयर क्या होता है बता। देखो सर, बोनस इशू रिसेंटली हुआ है क्या? यस, बोनस इशू सेल, सेल का हुआ है रिसेंटली। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रिसेंटली हुआ है। ये देखो सर, क्या न्यूज़ क्या है, 5 इंडियन कंपनीज विच हैव कंसिस्टेंटली डिक्लेयर्ड बोनस शेयर्स। क्या नाम दे रहा है, कुछ नाम है क्या? अरे भाई, जरूरत का चीज क्यों नहीं दिखाते ये लोग? इतना ढूंढने का टाइम थोड़ी ना होता है। टाटा स्टील का, टाटा स्टील का, स्टील का सेल का, टाटा स्टील सेपरेटली स्टील बिजनेस, टाटा स्टील का था आई थिंक। टाटा स्टील शिशु, कभी कभी दिमाग भी काम नहीं करता। टाटा स्टील बोनस इशू, ये देखो, इंडियन मार्केट्स ओपन अगेंस्ट टाटा मोटर्स, टाटा स्टील 15 सितंबर 2022 में किया है। रिसीव 20% एनुअल बोनस इन देयर अकाउंट्स। ठीक है, अब बोनस में क्या होता है ये थोड़ा, चलो सर, खबर तो दिखता रहता है हमेशा, मैं दिखाता भी रहता हूँ। बोनस में क्या होता है नॉर्मली वही सर बात, जैसे, नायका, हाँ बोलो सर। नायका, नायका किया था। हाँ नायका भी रिसेंटली किया है ना। हाँ वेरी गुड सर, नायका का भी रिसेंटली बोनस आया है। ठीक है, चलो आप लोग समझ जाओगे क्या होता है, मैं समझा देता हूँ। नॉर्मली जब भी कंपनी बोनस इशू करता है, मैं उसका एक प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि अगर आपको कंपनी आपको बोनस देता है, मानो वही बात है सर, 1:10 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी इशू हो सकता है। मतलब 1:2 का मतलब अगर आप कंपनी का 2 शेयर होल्ड करते हो तो कंपनी आपको 1 शेयर देगा। अगर आप कंपनी का 10 शेयर होल्ड करते हो तो कंपनी आपको एक एक्स्ट्रा शेयर देगा। सर बोनस शेयर क्यों दिया जाता है? द बिग क्वेश्चन इज दैट टू बूस्ट द शेयर होल्डर मोरल, तो बूस्ट दी शेयर होल्डर्स मोरल। शेयर होल्डर को ना कंपनी हमेशा कभी भी खोना नहीं चाहता है ना, क्योंकि शेयर होल्डर ही तो है जो कंपनी का जान है, कि भाई उनके पैसे से तो बिजनेस चलता है, ताकि वो और भी कंपनी में इन्वेस्ट करे और कंपनी के पास पैसा रहे। तो कई कबार कंपनी क्या करता है, बोनस इशू कर देता है, और बोनस इशू करके 10 के बदले 1 शेयर आपको दे देता है, ठीक है, या 2 के बदले 1 दे देता है, ठीक है, या 1 के बदले 1 देता है। 1:1 बोनस भी होता है। मतलब अगर मानो कोई पहले से कंपनी का 100 शेयर होल्ड करता था, तो अभी वो कंपनी का 200 शेयर होल्ड करेगा, 100 के बदले 100, तो 1:1, 1 के बदले 1। तो ऐसा करने के पीछे कंपनी का क्या 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 कॉन्सेप्ट चलता है? सर मेन कॉन्सेप्ट तो वही है कि शेयर होल्डर का मोरल बूस्ट करना। लेकिन अभी इस पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा, क्या ऐसा करने से जब कंपनी बोनस इशू करता है, क्या इसमें कंपनी का एक्स्ट्रा पैसा खर्चा होता है? सर बोनस इशू करने में कंपनी का पैसा एक्स्ट्रा खर्चा मतलब वैल्यूएशन चेंज नहीं करेगा। कंपनी वैल्यूएशन चेंज नहीं करता है, क्योंकि कंपनी साथ साथ में ना स्प्लिट भी कर देता है। स्प्लिट मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये कंपनी ना मतलब फॉलोइंग नहीं कर देता है, मतलब एकदम फॉलो ऑन स्प्लिट, बोनस और स्प्लिट एक ही साथ बात काम करता है। स्प्लिट में क्या करेगा, मतलब मैं आपको क्या बोला, 1:1 बोनस, ठीक है, तो इसमें स्प्लिट में क्या कर देगा, से फॉर एग्जांपल आपके पास किसी कंपनी का 100 शेयर था, तो 100 करके मानो उसका मार्केट प्राइस चल रहा था 500, तो 100 × 500 करके आपके पास कितना वैल्यूएशन है, 50,000। अब कंपनी आपको बोला कि कंपनी बोनस इशू करेगा, और क्या इशू इशू सिस्टम क्या बोला, 1:1, तो 100 के बदले 100 मिलेगा, तो अभी आपके पास कितना शेयर हो जाएगा, 200, है ना सर? लेकिन मार्केट वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा सर, क्योंकि कंपनी अपना शेयर को स्प्लिट कर दिया है। अब ये स्प्लिट कहाँ होता है, फेस वैल्यू में कर देगा। 10 का शेयर 5 का हो जाएगा, तो अगर 10 का शेयर 5 का हो जाएगा तो प्रोपोर्शनेटली 500 का शेयर 250 का हो जाएगा, वैल्यू वही रहेगा 50,000, जो यहाँ था वो यहाँ पर वही रहेगा। लेकिन इसमें शेयर होल्डर का क्या फायदा? शेयर होल्डर का फायदा ये है
कि शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा शेयर मिला है, लेकिन उसका इफेक्ट मतलब इमीडिएट बेनिफिट शेयर होल्डर को नहीं दिखेगा, लॉन्ग टर्म में दिख जाएगा, लॉन्ग टर्म में दिखेगा, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं दिखेगा। ओवरऑल वैल्यूएशन बोनस इशू में चेंज नहीं होता, क्योंकि कंपनी बोनस इशू के साथ साथ स्प्लिट भी कर देता है। समझ में आ रहा है सर? ऐसा रियल लाइफ में बहुत होता रहता है। इन्फोसिस किया है, टाटा स्टील रिसेंटली किया है। टाटा स्टील का शेयर 700-800 में चल रहा था, 100 में आके रुका सर, 100 में आके रुका, क्योंकि बोनस इशू। लेकिन इसमें इसमें 2-3 कारण है। एक तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को थोड़ा बूस्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको वैल्यूएशन चेंज नहीं होता लेकिन एक्स्ट्रा शेयर मिल जाता है। और जो न्यू शेयर होल्डर है, मतलब जो कंपनी में प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर है, मतलब वो कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मुझे आपको टाटा स्टील का एक एग्जांपल दिखाना पड़ेगा, तो समझ जाओगे। टाटा स्टील कुछ दिन पहले तक 700-800 में बिक रहा था। ये डेटा तो मेरे पास अभी नहीं होगा, बट इतना मैं आपको जरूर दिखा सकता हूँ कि टाटा स्टील अभी 106 में जा रहा है ना, लेकिन टाटा स्टील 106 में नहीं जा रहा था। अभी ओवरऑल पूरा मार्केट वैल्यूएशन प्रोपोर्शनेटली चेंज हो गया। मतलब आप हिस्टोरिकली भी चेक करोगे ना, तो आपको यहाँ पर 150 मैक्सिमम दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है सर। अगर आप 6 मंथ्स पहले भी टाटा स्टील का रिकॉर्ड चेक करोगे कहीं पर, अगर आपको नॉलेज है तो वो 700 में बिक रहा था, 700 750 में। तो टाटा स्टील 106 में कैसे आ गया? सर स्प्लिट किया और बोनस इशू किया। अब जैसे स्प्लिट कर दिया, अब नॉर्मल जो रिटेल इन्वेस्टर होता है ना मार्केट में, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको क्या हो जाता है कि भाई टाटा स्टील सस्ता हो गया, उनको तो नॉलेज नहीं है ना, वो सस्ता सोच के खरीद लेता है। लेकिन ओवरऑल में उसको अभी समझ में नहीं आता है कि भाई हुआ क्या है, ठीक है। मतलब जो मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं रखता, जो लॉ नहीं समझता, ठीक है, जो अकाउंट्स नहीं समझता, वो तो फंस जाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ न्यूज के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। उसको सिर्फ सस्ता दिख रहा है, लेकिन क्यों सस्ता पड़ा ये समझ में नहीं आता। जो भी हो, जो भी कंपनी ये करता है, ये गुमराह करने के लिए नहीं करता, ये एक पॉलिसी है। बोलो सर, बोलो। सर बोनस इशू कभी भी हो सकता है, फिर तो सिर्फ टाइम पीरियड हो। हाँ सर, नहीं, कभी भी कर सकता है। नॉर्मली कंपनी तभी करता है जब कंपनी थोड़ा बहुत हलचल क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। कंपनी के बहुत दिन से कब कुछ हो नहीं रहा है, एक स्लॉथ प्रोसेस में है, ठीक है। अब आगे देखो, मैं बोनस इशू के बारे में आपको कुछ कारण बताता हूँ कि कंपनी कब करता है, क्यों करता है, ठीक है। बट मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा मोरल बूस्ट करना, और एग्जिस्टिंग वाले को थोड़ा सा ये देने के लिए, भाई देखो आपको 100 के बदले 100 दे दिया गया, ठीक है। वैल्यूएशन चेंज लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म में कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब सपोज सेक्शन 63 सबसेक्शन 2 स्टेट्स दैट कि कब कब बोनस इशू नहीं कर सकता, इसका लिस्ट दे दिया आपको, ठीक है, कि क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट होने पे आपको बोनस इशू नहीं मिलेगा। अच्छा, ये भी यहाँ पर बोला है सर, सेक्शन 63 सबसेक्शन 3 में, इट इज नॉट ओनली दैट द फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, फुल्ली पेड अप मतलब एकदम, जैसे बोनस शेयर का मतलब अगर उसमें कोई बाकी नहीं है, तो मतलब ऐसा माना जाएगा कि अगर किसी को 1:1 मिल रहा है, तो इतना मान के चलो कि भाई ये जो एक्स्ट्रा शेयर आपको मिलेगा, मतलब 100 के बदले अगर आपको और 100 मिल रहा है, 100 + 100 हो रहा है, मतलब ये जो शेयर है ना, ये फुल्ली पेड अप माना जाएगा, ठीक है। कैन बी ओनली बी इशूड इफ द आर्टिकल ऑफ द कंपनी कंटेन ऑथराइजेशन इन दिस एस्पेक्ट, मतलब कंपनी का एओए में इसके बारे में ऑथराइज होना चाहिए। Bonus shares are issued out of the profit which are otherwise available for distribution among the members. Such profits are not distributed among them in cash, but the shareholders are allocated further shares in the form of bonus shares. Free reserve, share premium amount and amount lying in capital redemption reserve account can be used for the purpose of issuing fully paid up bonus shares. मतलब बोनस शेयर इशू जब होता है सर, तब कंपनी की तरफ से कुछ खर्चा होता है, तो जो भी इसका मतलब अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है, उसको किसी के साथ मैच करना पड़ता है कि भाई मेरे पास यहाँ यहाँ कैपिटल है, मैं इसके थ्रू से ये शेयर को मैच अप कर लूंगा। स्प्लिट का कॉन्सेप्ट वो बाद में मैनेज कर लेता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप एक्स्ट्रा बोनस दोगे तो उसका कहीं से तो आपको कैपिटल को मैनेज करना पड़ेगा, तो वो फ्री रिजर्व से, शेयर प्रीमियम अमाउंट से उसको मैनेज करता है, फिर स्प्लिट करके वैल्यू को सेव कर देता है, ठीक है। यहाँ पर स्प्लिट के बारे में नहीं था, बट मैं आपको रियल में बताया कि स्प्लिट क्यों करता है, ठीक है। बोनस के साथ साथ ही स्प्लिट का नजर आता है। Section 123 subsection 5 of the Companies Act 2013, it is permissible for a company to capitalize its profit or reserves for the purpose of issuing fully paid up bonus shares or paying off any amount for the time being unpaid on any shares held by members of the company. Example एक देखें साहब, XYZ Limited declares bonus share in the ratio of 1:5. It means an existing shareholder of the company, say Mr. R, will get one bonus share free of cost for every 5 shares already held by him.
क्लियर? अभी मैं आपको काफी सारा बात किया। द लार्जर द होल्डिंग ऑफ शेयर होल्डर, मतलब आप जितना ज्यादा शेयर होल्ड करोगे आपको उतना ज्यादा बोनस शेयर मिलेगा। 1:5 मीन्स अगर किसी के पास 500 है तो कितना मिलेगा सर? 100। 100। ठीक है, इसलिए मतलब मोर बोनस शेयर विल गेट इन कंपैरिजन टू अदर्स। जो जितना शेयर होल्ड करेगा उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उतना बोनस शेयर दे दिया जाएगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। फ्री में मिलता है बोनस, लेकिन एक्चुअल में फ्री में होता है, लेकिन उसी के साथ में आपको बोला ना स्प्लिट का कॉन्सेप्ट आ जाता है सर साहब। अच्छा, सेक्शन 64, नोटिस टू बी गिवन टू रजिस्ट्रार फॉर अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। रजिस्टर मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनीज, आरओसी। ठीक है, आपको बताना पड़ता है। Notice to be given to registrar for alteration of share capital, section 64, as and when there is an alteration of share capital। जब जब शेयर कैपिटल अल्टर होता है, चाहे राइट इशू करो, चाहे बोनस इशू करो, ठीक है, चाहे रिडक्शन करो, चाहे इंक्रीज करो, द कंपनी कंसर्न्ड shall notify the registrar the provision in the respect are contained in section 64। Filing of prescribed notice according to section 64 subsection 1, where a company alter its share capital in any manner specified in section 61 subsection 1, जो भी as per the rules आप alter कर रहे हो, an order made by government under section 62 subsection 4 read with 62 subsection 6 has the effect of increasing authorized capital of a company, or a company redeems any redeemable preference share, या कंपनी अपना प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहा है, ठीक है, जो कुछ भी कंपनी शेयर कैपिटल को अल्टर के कारण कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में कंपनी को रजिस्टर को बताना पड़ेगा, आरओसी को। The company shall file a notice in prescribed form with the register within a period of 30 days। जब जब आप अल्टरेशन करो, याद रखें सर 30 दिन के अंदर रजिस्टर को बताओ। Such alteration or increase or redemption as the case may be along with an altered memorandum। जो भी आपने चेंज किया अल्टर्ड मेमोरेंडम के बारे में बताओ, और आपने कितना इंक्रीज किया कितना डिक्रीज किया वो भी बता दो, और रजिस्टर के पास जमा कर दो। ठीक है, जो भी फॉर्म होता है, जब आप लोग रियल लाइफ कंपनी का काम करोगे ना, तब आपको ये सब करने का कंप्लायंस काम होता है सर। नॉर्मली सीएस वाले लोग इस काम के लिए स्पेशलाइज्ड वे में काम करते हैं, बट नॉट जस्ट सीएस, as well as chartered accountant, company secretary, cost and management accountant, they can also do that। but CS के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, क्योंकि उसको स्पेसिफिकली उसी काम के लिए ज्यादातर केस में बनाया जाता है। अच्छा, default in filing of notice, section 64 subsection 2 states that where any company fails to comply with the provisions of subsection 1, such company and every officer who is in default shall be liable to a penalty of 1000 rupees for each day। जितना देरी करोगे, जितना गलती करोगे, जैसे मानो 30 दिन के अंदर नहीं जमा किए, पर दिन का 1000 टका फाइन करेगा आपको, जब तक आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू होता रहेगा, या फिर 5 लाख टका पीछे वरिस लेस। ठीक है, ठीक है सर। सर बोलो, कनेक्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है? थोड़ा हाँ ना से बताइएगा। है सर। है सर। सर शेयर कैपिटल का रिडक्शन जैसे इंक्रीज होता है, रिडक्शन भी हो सकता है। कंपनी क्या होता है ना, कई बार शेयर कैपिटल को कम कर देता है, क्यों? देखो सर, ये सब फाइनेंस का मैटर है। सर लॉ पढ़ेंगे कि फाइनेंस पढ़ेंगे? सर सब पढ़ना है। अकाउंट्स एंड फाइनेंस का नॉलेज के साथ किसी भी तरह का क्या नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। आप अपने अकाउंट्स एंड फाइनेंस का नॉलेज को जितना बूस्ट करेंगे, लॉ समझना आपके लिए उतना आसान हो। ठीक है, बस यही मैं आपको बार बार बोलूँ। As a principle of sound financial management, a company is required to keep its capital intact. At times, however, it may become necessary for the company to bring about a reduction in its capital। कभी-कभी होता है कि कंपनी को अपने कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ता है। कब? जब कंपनी का बिजनेस लॉसेस बढ़ जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, assets of reduced or doubtful value like unsound investment, providing bad or having paid up capital in excess of the requirement of the company। मतलब इतना कैपिटल ज्यादा हो जाते हैं कि कंपनी को उतना जरूरत नहीं है, और सरप्लस कैपिटल विच कैनॉट बी एम्प्लॉयड गेनफुली, मतलब ज्यादा पैसा होने से भी ना बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि ये कोई 1-2 लाख का मैटर नहीं है, 100 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़। हाँ, इतना पैसा को मैनेज करने के लिए भी ना काफी खर्चा होता है, क्योंकि पैसा होने से ही नहीं होता, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो जरूरत के ज्यादा कोई भी चीज अच्छा नहीं है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना,
जरूरत से ज्यादा नींद भी अच्छा नहीं है, जरूरत से ज्यादा खाना भी अच्छा नहीं है, जरूरत से ज्यादा क्या सर, एनीथिंग, कोई भी चीज, जरूरत से ज्यादा पैसा भी अच्छा नहीं है, चाहे इंसान के पास, इंडिविजुअल इंसान के लिए हो या कंपनी के लिए हो। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा ऑलवेज बर्बादी की तरफ भगाता है। ठीक है, इसलिए बंगाली में एक बड़ा अच्छा कहावत है सर, बोला जाता है कि ऑर्थो ही अनर्थो मूल, मतलब इसका मतलब है कि पैसा ही खराबी का सोर्स होता है। ठीक है, लेकिन ये बात को लोग गलत वे में सोचता है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा कमाना नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा कमाना जरूर चाहिए, लेकिन उसका सटीक यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा पैसा है कि आजकल जैसे, हाँ बोलो सर। सर बोलो। पावर, पैसा है सर, पावर। पैसा है तो पावर है सर, पैसा है, पैसा है तो कॉन्फिडेंस है। ये जो आप लोग सोचते हो ना, ये सोच बड़ा गजब तरीके का सोच है सर। पैसा है तो पावर नहीं, पैसा है तो कॉन्फिडेंस है। ठीक है, पावर दिखा के ये दुनिया क्या करेगा? हाँ सर, ज्यादा पावर दिखाने के चक्कर में दुनिया खत्म हो रहा है सर। ठीक है, देखो, आज यूएस पावरफुल है, चाइना पावरफुल बन गया है। ठीक है, तो क्या मारपीट करे सारे दिन बैठे बैठे? तुम कमान दागो, मैं कमान दागता हूँ, बस चलते रहे। पाकिस्तान अपने आप को ज्यादा दादा समझता है, भारत के साथ लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा लागू हो जाता है, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, चलते रहे। यही तो गड़बड़ है सर। ठीक है छोड़ो सर, अब आप बोलोगे कि सर मोरल क्लास चल रहा है कि लॉ का क्लास चल रहा है। छोड़ो सर, आगे बढ़े। हाँ, कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि बिजनेस के लिए भी जरूरत से ज्यादा कोई भी पैसा कोई काम नहीं। तो जब जरूरत से ज्यादा पैसा हो जाए, मैनेजमेंट करने में दिक्कत हो, रिडक्शन कर दो कैपिटल, which cannot be employed gainfully, require corrective measures to be taken to keep the financial health of the company is reasonably well positioned. Accordingly, the company may find it necessary to reduce its share capital. जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे तो वहां पर ना एक चैप्टर आता है, जो लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उनको मैंने रिसेंटली पढ़ाया। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बोल के एक चैप्टर आता है सर। ठीक है, और इसके अंदर एक टॉपिक आता है, ये वर्किंग कैपिटल का एक्सटेंडेड पार्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बात क्यों कर रहा है, और ये जो लॉ में बोल रहा है ना, इसके पीछे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या बताया जाता है। लुक एट सर, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कैश मैनेजमेंट, दिख रहा है सर? यस कैश को मैनेज करना अभी तो नहीं बताऊंगा, जो फाइनेंस का क्लास करेगा उन्हीं को बताने का मौका मिलेगा मुझे। डिटेल्स है, 3-4 क्लास सिर्फ कैश मैनेजमेंट में ही हो जाता है। सो कैश मैनेजमेंट एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जरूरत से ज्यादा पैसा कंपनी का कॉस्टिंग, मतलब कॉस्ट बढ़ा देता है। अब ज्यादा कॉस्ट मतलब लॉस हो जाएगा, तो टू मच मनी इज ऑल्सो नॉट गुड। तो फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट का अलग अलग मॉडल होता है। ठीक है, उस मॉडल के हिसाब से, मॉडल कौन बना के रखा? बड़े बड़े फाइनेंशियल गुरुज है वर्ल्ड लेवल में, उनका मॉडल होता है कि भाई पैसा को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो कैसे, हाउ टू मैनेज कैश, ये फाइनेंस का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मुझे फाइनेंस में पढ़ाने का मौका मिलता है सर। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। सो वट एवर, आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंपनी को वेल पोजिशन पे लाना कैसे है। Accordingly, the company may find it necessary to reduce its share capital. So section 66 deals with the reduction of share capital. The provisions are stated as under. तो क्या क्या provisions है इसका देखो। Section 66 subsection 1 provides that subject to confirmations by the tribunal. ठीक है, subject to confirmations by the tribunal. ठीक है, tribunal मतलब NCLT या NCLAT। ठीक है, an application by company application डालता है कि भाई लिमिटेड बाय शेयर्स हूं मैं, लिमिटेड बाय गारंटी हूं मैं, या फिर शेयर कैपिटल, हैविंग अ शेयर कैपिटल में बाय स्पेशल रेजोल्यूशंस, मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कराएगा अपना कैपिटल को रिड्यूस करना इन एनी मैनर, इन पर्टिकुलर वे। एक्सटिंग्विश और रिड्यूस, एक्सटिंग्विश मतलब खत्म कर देना, या फिर रिड्यूस कर देना द लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स कैपिटल नॉट पेड अप। एग्जांपल कितनी है ऐसा देखो, थोड़ा सा समझ में आ जाए। In respect of shares of ₹10, a company has called only ₹7 per share, and the same has been paid by all the shareholders. The company decided not to call the remaining 3 per share and reduce its shareholder liability. If done, the company is said to have reduced its shares of ₹10 to ₹7 as fully paid up shares. कितना सुंदर बात है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा बता देता हूँ।
देखो सर, ये कंपनी का ये 10% 7% क्या है, फेस वैल्यू है, ठीक है, हम लोग फेस वैल्यू में बात कर रहे हैं। हाँ? अब मानो जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है, मानो कि आप एक प्राइवेट कंपनी का मेंबर हो, स्टॉक मार्केट सुनते सुनते दिमाग खराब हो जाता होगा आपने, हर बार में सर स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट। चलो एक प्राइवेट कंपनी बनाओ। अब प्राइवेट कंपनी में मानो 1 लाख शेयर, 50,000 शेयर है, 50 लाख शेयर है, ठीक है। तो 50 लाख ऑथराइज शेयर है, उसमें से जितना कंपनी ने इशू किया था उसमें से फेस वैल्यू था 10% करके। तो एप्लीकेशन अमाउंट आप लोग जैसे बचपन में करते थे ना, एप्लीकेशन जमा किया, अलॉटमेंट का पैसा जमा किया, फर्स्ट कॉल का पैसा जमा किया, फाइनल कॉल बाकी है। तो एप्लीकेशन में आपने 2% मेंबर से लिया, अलॉटमेंट में 3% लिया, फर्स्ट कॉल में 3% ले लिया, 3 2 5 3 8, अच्छा नहीं 2% ले लो, ठीक है। तो 2 + 3 + 2 7 रुपीज यू ऑलरेडी कॉल्ड अप, जो शेयर होल्डर ने पेमेंट भी कर दिया, पेड अप भी हो गया। लेकिन कंपनी देख रहा है कि कंपनी को और पैसा का जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी के पास जगह नहीं है। मतलब एक्स्ट्रा पैसा लेके कंपनी को उसको मैनेज करने के लेके, जैसे बैंक में भी रखेगा तो बैंक का जो चार्जेस है उसको मैनेज करने का। देखो सर, ये कोई 1 2 टका का मैटर नहीं है, हमारे आपके कोई लाख 2 लाख 1.5 लाख का मैटर नहीं है, 100 करोड़ में खेल होता है, ठीक है। 200 400 500 1000 10,000 करोड़ का खेल होता है। तो कंपनी क्या करेगा, कंपनी बोलेगा भाई 3% पर शेयर नहीं चाहिए, तो जितना कंपनी को मिला है उसी को फुल्ली पेड कर देते हैं, तो 3% को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। मतलब जो कंपनी का शेयर होल्डर है उनका लायबिलिटी को रिड्यूस कर दिया। मतलब शेयर होल्डर का लायबिलिटी होता है ना, लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या, जितने का आपने वादा किया था एप्लीकेशन मिलने के टाइम पे उतना आपको पेमेंट करना है, लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। तो 10% का लायबिलिटी था उनका, 3% अभी भी बाकी था, 10% में से 7% पेमेंट हो चुका था, 3 रुपीज स्टिल पेंडिंग था। लेकिन कंपनी बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया कि भाई हमें 3% बुलाना नहीं है, कॉल ही नहीं करना है। तो कॉल नहीं करना है मतलब क्या, तो मेंबर का लायबिलिटी कम कर दिया आपने, और बेसिकली आप अपना शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। Either with or without extinguish or reducing liability on any of its shares, cancel any paid up share capital which is lost or is unrepresented by available assets, pay off any paid up share capital which is in excess of the bonds of the company. The company shall also alter its memorandum by reducing the amount of its share capital and of its shares accordingly. Sir, reduction not permitted. Sir, ये कब होता है, जब रिडक्शन परमिट नहीं करेगा आपको, रिडक्शन करने नहीं देंगे। सेक्शन 60 सबसेक्शन 1 further provides that no such reduction shall be made if the company is in arrears in the repayment of any deposit accepted by it. सर सिंपल बात है, अगर आपने किसी का पैसा डिपॉजिट में लेके रखे हो, उनका पैसा नहीं दिए हो, कौन, कंपनी, ठीक है, तो फिर आप रिडक्शन नहीं कर सकते। क्यों, पैसा लो शेयर होल्डर से, और जो डिपॉजिट जिनसे लेके रखे हो उनका पेमेंट करो, ठीक है। आइदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और इंटरेस्ट पेबल देयरऑन। मतलब सिंपल बात है, इसको समझने का एक सिंपल तरीका है कि अगर कंपनी का कोई लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, और उसके लिए कंपनी को पैसा जरूरत है, पर फिर भी कंपनी बोल रही है कि हमको उसको पैसा नहीं देना है और अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है और अपने मेंबर का लायबिलिटी को कम कर देना है, ऐसा डिसीजन कंपनी नहीं ले सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। हेलो, अरे समझ में आया कि नहीं। इशू ऑफ नोटिस बाय द ट्राइब्यूनल according to section 66 subsection 2, the tribunal shall give notice of every application made to it under subsection 1 to the central government, registrar and to the SEBI in this case of listed companies। मतलब listed हो तो SEBI का हाथ आ जाता है, listed मतलब stock market listed, BSE, NSE, metropolitan stock exchange वगैरह वगैरह। And the creditor of the company shall take into consideration the representation, if any, made to it by that government register, the securitization board and the creditor within the period of 3 months from the date of receipt of the notice। ठीक है, अगर कोई नोटिस इशू करना है ट्राइब्यूनल को, ठीक है, तो फिर कितने दिन के अंदर करना है। ट्राइब्यूनल shall give notice of every application made to it under subsection 1 to the central government। उसमें रजिस्टर या सेबी को कुछ भी करना है, कितने दिन के अंदर करना है, 3 महीने के अंदर करना है। नोटिस रिसीव करने के 3 महीने के अंदर करना है, ठीक है। Where no representation has been received from the central government register or the Securitization Board of India
or the creditor within a said period, it shall presume that if they have no objection to the reduction. बात समझे सर? अगर किसी को शेयर कैपिटल रिडक्शन के बारे में कोई ऑब्जेक्शन करना है तो ट्राइब्यूनल में जा सकता है कि कंपनी अपना शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन कंपनी का मार्केट में ये बाकी है वो बाकी है, ठीक है, तो कंपनी को पैसे का जरूरत नहीं है, तो कंपनी अपनी मर्जी से तो कर लेगा, लेकिन जिसका कोई भी बाकी कंपनी के पास है तो वो नोटिस इशू करेगा, किसको? ट्राइब्यूनल को। ट्राइब्यूनल मतलब कोर्ट सर, कोर्ट कोर्ट कोर्ट। जैसे करेंटली वेस्ट बंगाल में देख रहे हो सर क्या हो रहा है, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस हाई कोर्ट चल रहा है। ममता दीदी गुस्सा हो गए, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस हाई कोर्ट, ये सिविल केस है, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस चल रहा है। क्या केसेस है? मनी लॉन्ड्रिंग केसेस चल रहा है, फिर वो क्या बोलते हैं प्राइमरी स्कूल टीचर का रिक्रूटमेंट का केस चल रहा है। स्कैंडल हो गया सर, बहुत सारा केस इशू हो गया, नोटिस इशू हो गया। अब हर चीज में सुप्रीम हाई कोर्ट बता दिया कि भाई हर चीज में वो स्टे ऑर्डर लगा दिया, ठीक है, मतलब न्यू रिक्रूटमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक पुराना केस खत्म नहीं होता। क्या हुआ ना कि करंट स्टेट गवर्नमेंट जो है, इनके अगेंस्ट में ये केस दिया गया है कि ये मतलब क्या बोले सर, इनएलिजिबल पर्सन, मतलब जिसका कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों को पैसा खिला के जॉब दिया है, जो सरासर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना। अब ऐसा किसी का कर नहीं सकते, फ्रॉड है ये इसको क्या बोलते हैं, अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, किसी से पैसा लेके कोई सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। और ये प्रूव हो रहा है, ये प्रूव हो रहा है, सब कनेक्टेड लिंक निकल रहा है सर। और इस केस में अब ममता दीदी गुस्सा हो गए। ममता दीदी का मानना है कि हाईकोर्ट का जो करंट चीफ है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता हाईकोर्ट में, उनके साथ एक मुलाकात हुआ। मुलाकात में बोला कि आप नहीं, मतलब आप ही हाईकोर्ट के हेड हो, तो फिर आप हमारे पीछे क्यों पड़ गए? तो बोलते हैं मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। तो जो भी हो, सीरियसली ऐसे लोगों का जरूरत है जो अपना काम से काम रखे। वेरी गुड सर, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। सिमिलर पॉइंट में ही अगर कंपनी में किसी को कोई आपत्ति है तो ट्राइब्यूनल में नोटिस डाले, कितने दिन के अंदर? मानो कि कंपनी ने बोला कि भाई मुझे शेयर कैपिटल रिड्यूस करना, तो आपके पास 3 महीने का टाइम है, आप 3 महीने के अंदर जाओ, नोटिस डालो ट्राइब्यूनल में, ठीक है। अगर किसी भी तरह का 3 महीने के अंदर किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो फिर ये माना जाएगा कि नो ऑब्जेक्शन है और रिडक्शन बिल्कुल कर सकता है कंपनी। ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल सेक्शन 66 सबसेक्शन 3, ट्राइब्यूनल मतलब कोर्ट में, if it is satisfied that the debt or claim of every creditor of the company has been discharged, मतलब जिसका भी मार्केट में कंपनी के पास पैसा बाकी है, जिसका भी मार्केट में कंपनी के पास पैसा बाकी है, ड्यू है, वो अगर डिस्चार्ज हो चुका है, मतलब कंपनी पेमेंट कर दिया है, और डिटरमाइंड और हैज बीन सिक्योर्ड और हिज कंसेंट इज ऑब्टेन्ड, मेक एन ऑर्डर कंफर्मिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट डीम्स फिट। मतलब देख लेगा कि भाई अगर कोई क्रेडिटर का पैसा बाकी तो नहीं रखा, सब कुछ ठीक ठाक है, तो ट्राइब्यूनल एकदम फ्री ऑर्डर दे देगा। It is provided that no application for reduction of share capital shall be sanctioned by the tribunal unless the accounting treatment proposed by the company for such reduction is in conformity with the accounting standards। मतलब देखो ये भी देखना है, अकाउंट्स फिर से आ गया, जो लोग अकाउंट्स करते हैं, ऐसे मेरा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास चलेगा और मैम के पास आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी अलग से पढ़ोगे। मैं तो फाउंडेशन लेवल का अकाउंट बेसिक्स का क्लास देता हूँ सर, या फिर जो अकाउंट सीखता है उनके लिए, बट वहाँ पर भी मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डिस्कस करता हूँ। और मैम क्या करेंगे, आप लोगों को इंटरमीडिएट लेवल में या फाइनल लेवल में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो उसका डिस्कशन करेंगे। हर स्टैंडर्ड का मतलब होता है, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे डेप्रिसिएशन कैसे करना है, जैसे अगर कंपनी अमलगामिट कर रहा है तो कैसे करना है, इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करना है, बहुत सारा है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन होना जरूरी है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन नहीं होगा तो ऐसे केसेस में कंपनी ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं कर सकता या फिर रिडक्शन नहीं कर सकता, और उसमें स्टे ऑर्डर लग जाएगा, किसका? ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ जाएगा। भाई जो कुछ भी करना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करें, और एज पर सेक्शन 133 ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट बाय द कंपनीज ऑडिटर हैज बीन फाइल्ड विद द ट्राइब्यूनल। और जो कुछ भी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है कि नहीं होता, कैसे पता चलता है सर? सर ऑडिटर से पता चलता है सर। ऑडिटर कौन है? जो प्रैक्टिसिंग सीए है या ऑडिटर बनता है सर, ठीक है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट।
जो ऑडिटर का काम करते हैं, ऑडिटिंग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, इनका परमिशन चाहिए कि भाई सब कुछ एज पर स्टैंडर्ड हुआ है। इसीलिए ऑडिटर का बहुत बड़ा रोल प्ले है सोसाइटी को डेवलप करने में। अगर ऑडिटर ही निकल गया घोटाले वाले, पूरा सोसाइटी घोटाला में आ जाएगा, ठीक है। लोग सोचते हैं देश का सेवा करना है तो बॉर्डर में जाना है क्या? अरे देश में रह के भी देश का सेवा किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ लगता है कि देशभक्ति 15 अगस्त में है और बॉर्डर में है। अरे भाई बॉर्डर में जो है वो भी देश का सेवा कर रहा है, जो अंदर है वो भी देश का सेवा करे, कम से कम घोटाला देश के अंदर कम करे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड। सर publications of order of confirmations of tribunal section 60 subsection 4 states that the order of confirmations of the reduction of share capital by the tribunal under section subsection 3 shall be published by the company in such manner as the tribunal may direct। ठीक है, डिलीवरी ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर इन ट्राइब्यूनल टू रजिस्टर, ठीक है, वही सर एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, एग्जेम्पशन टू बायबैक, बायबैक के बारे में बात करेंगे सर। सेक्शन 68 बायबैक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। According to section 66 subsection 6, nothing in this section shall apply to buyback of its own securities by a company under section 68। आगे बात करते हैं, ठीक है, ये कंपनी क्या एग्जेम्पशन बायबैक कर सकता है, बायबैक करने में उनको एग्जेम्प्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, ठीक है, इसके बारे में भी कंपनी बात करता है। नो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ठीक है, ये सारा पॉइंट बोला गया। चलो सेक्शन 68 में चलते हैं। सेक्शन 68 बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा सर। अगर कोई पॉइंट में डाउट रहे मुझे बोलिएगा। जैसे मैंने अभी इतना देर से आपको जो पॉइंट में बात कर रहा था, दैट इज अल्टरेशंस के बारे, रिडक्शंस के बारे में, तो ये रिडक्शंस का जितना सारा प्रोसेस है अगर इसको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं होता है, ठीक है, पनिशमेंट है सर। सेक्शन 67 सबसेक्शन 5 के तहत, इफ ए कंपनी कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शंस, कंपनी के लिए क्या पनिशमेंट है? It shall be punishable with a fine which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 25 lakh rupees। कंपनी के लिए 1 लाख से कम नहीं और 25 लाख से ज्यादा नहीं, मतलब मैक्सिमम 25 लाख तक फाइन हो सकता है। और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा, जो एज पर लॉ काम नहीं करेगा, he shall be punishable with imprisonment, जेल में डाला जाएगा सर, for a term which may extend to 3 years, 3 साल तक का जेल, and with fine which shall not be less than 1 lakh rupees। जेल में भी जाएगा, फाइन भी हो सकता है, विथ फाइन, बट विच में एक्सटेंड टू 25 लाख। अच्छा, बहुत बड़ा पनिशमेंट दिया है फिर, ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत बड़ा घोटाला हो जाता है, इसलिए पनिशमेंट घोटाला, मतलब पनिशमेंट में बहुत बड़ा चार्जेस दिया गया, पावर दिया गया। इससे पहले जो कंपनी लॉ हुआ करता था ना सर, ये तो 2013 एक्ट पढ़ रहे हो आप लोग, इससे पहले हम लोगों के टाइम पे 1956 हुआ करता था, हम लोग जो पढ़ाई करते थे, तो उसमें ना ये जो पनिशमेंट था ना, पनिशमेंट बड़ा ही बेकार का था, छोटा मोटा पनिशमेंट था, तो लोगों का डर खत्म हो गया था। अब 2013 एक्ट इसलिए जरूरी हो गया, और इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट जो हुआ है ना सर, पनिशमेंट में लोगों को डर आना चालू हुआ, क्योंकि कम से कम 1 लाख का फाइन, 25 लाख 50 लाख तक का फाइन का मैक्सिमम एक्सटेंशन, जेल में 3 साल 7 साल का सजा, ठीक है, 6 महीने का कम से कम जेल। हाँ, ये सब ना लोगों के मन में डर पैदा किया और करप्शन ऑटोमेटिकली कंपनी की तरफ बढ़ रहा है। हमारा देश ठीक हो जाएगा सर, बस देश करप्शन मुक्त हो जाए। सर बायबैक ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 68 एंड 70 के बीच में इसके बारे में बोला गया है। सर आप लोग कनेक्टेड हो, समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ सर। सर बायबैक क्या है? सर बायबैक मतलब अपना शेयर वापस मार्केट से उठा लेना। रिडक्शन में क्या हुआ, अपने कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, मेंबर को बोला कि भाई और पैसा मत दो, ठीक है, 10 का शेयर था, 3 बाकी था, लेकिन आपको पैसा का जरूरत नहीं है तो आप रिड्यूस कर सकते हो, वो हो गया रिडक्शन। बट व्हाट अबाउट बायबैक? बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज ऐसा कंपनी करता है सर? रिसेंटली बड़ा बायबैक कौन किया, बड़ा बायबैक कौन किया? इन्फोसिस किया क्या? इन्फी बायबैक, देख सकते हो सर, इन्फोसिस का बायबैक का इशू। इन्फोसिस टू टेक शेयर होल्डर्स नॉट फॉर 9,300 करोड़ शेयर बायबैक, कब का खबर है ये? November 1, 2022।
मतलब फिर से बायबैक करेगा। नवंबर 3 टू, ये रिसेंट है, इससे पहले भी किया था, बार बार बायबैक कर रहा है। क्यों करता है बायबैक, वही तो जानना है सर। इन्फोसिस अभी से शेयर होल्डर का नोट चाहिए, मांग रहा है कि भाई आप परमिशन दो 9,300 करोड़ शेयर बायबैक बिटवीन नवंबर 3 टू दिसंबर 2 थ्रू पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट क्या होता है, वोट होता है सर पोस्टल बैलेट में, बताएंगे बाद में, ठीक है। द कंपनी सेड इन रेगुलेटरी फाइलिंग, ठीक है। Infosys board on October 13 had announced the share buyback of rupees 9,300 crore via the open market route for a price not exceeding 1850 per equity share। मतलब मैक्सिमम अभी Infosys का प्राइस क्या चल रहा है सर, अभी 1500-1600 चल रहा है, 1630 चल रहा है, ठीक है। 1630 करके Infosys का मार्केट में शेयर का दाम चल रहा है सर, समझ में आ रहा है आपको। तो 1630 करके शेयर का दाम चल रहा है और कंपनी यहाँ पर न्यूज लाया है कि मैक्सिमम 1850 पर इक्विटी शेयर में मैं बायबैक करूंगा। मतलब जो ऑलरेडी कंपनी का शेयर होल्ड करके रखा हुआ है सर, वो कंपनी को उसका शेयर वापस कर देगा, बदले में कंपनी उसको मैक्स टू मैक्स 1850 पर शेयर देगा। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर जो बंदा शेयर खरीद के रखा है वो क्यों देगा। सर अगर आपको कल कोई बोले कि भाई 1630 में अगर आपके पास कंपनी का 1000 शेयर है, तो आप ऑलरेडी 1630 करके शेयर का होल्डिंग रख रहे हो। और अगर आपको कल बोले कि भाई आपको 1000 शेयर 1850 करके 1830 करके मिलेगा, तो 1000 इंटू कितना है सर, 200 टका का डिफरेंसेस है। तो 1000 इंटू 200 कितना है, बोलो। 2 लाख। इतने का आपको प्रॉफिट हो सकता है, और वही वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे। हर किसी को नहीं देता है कंपनी, ये भी, इसको भी कंपनी प्रोपोर्शनेट वे में डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन अब आपके मन में जो चल रहा था मैं वो बताया कि क्यों कोई भी शेयर होल्डर जो ऑलरेडी कंपनी का शेयर होल्ड करके रखा हुआ है, वो क्यों कंपनी का शेयर बायबैक करेगा। क्योंकि उसको कंपनी ऐसा ही दाम ऑफर करेगा जो करेंट मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है, ठीक है। और क्योंकि उसमें उसको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा, और तभी वो बायबैक के लिए रेडी होता है, ठीक है। अब आपके मन में चल रहा है सर कंपनी क्यों करेगा, जो शेयर होल्डर है वो क्यों बायबैक, मतलब शेयर को कंपनी को वापस कर देगा, कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से ले लेगा, ठीक है। लेकिन जो शेयर होल्डर है वो क्यों कंपनी का शेयर उसको वापस कर देगा, वो तो समझ में आ गया, उसको प्रॉफिट आएगा। लेकिन कंपनी ऐसा क्यों करेगा, ये समझना भी जरूरी है। कंपनी क्यों करेगा ये समझना भी जरूरी है। कंपनी के पीछे भी काफी सारा रीजन होता है, एक रीजन नहीं है। यस देयर आर सम पॉपुलर रीजन आल्सो, बट व्हाट इज द मेन रीजन, मैं बताता हूँ एक एक करके। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। बायबैक इज द री एक्विजिशंस, अपना चीज वापस वापस ले लेते हैं of its own securities, जो मार्केट में उसका चल रहा था। इट इज अ वे ऑफ रिटर्निंग मनी टू इज इन्वेस्टर्स। Section 68 to Section 70 contain provisions for buyback of securities by the issuer company. They are stated as under. Section 68 में क्या बोला है, पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन शेयर्स। सेक्शन 68 ये पावर देता है कि भाई तुम अपना शेयर वापस ले सकते हो। Which describe the power of a company to purchase its own securities subject to applicable conditions. Conditions के बेसिस में काम करो, मन मर्जी काम थोड़ी कर सकते हैं। सर सोर्स ऑफ फंड्स फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। अब देखो कंपनी को जो इतना बड़ा पैसा वापस करना है, काफी पैसा चाहिए होगा। ये जो 9,300 करोड़ का बायबैक का बात किया है, मतलब कंपनी क्या करेगा, 9,300 करोड़ खर्चा करेगा, समझे। सर कितना पैसा है कंपनी के पास, अपना ही चीज वापस खरीदने के लिए 9,000 करोड़ का खर्चा करेगा। पागल तो नहीं हो गया सर, पागल नहीं, दिमाग वाले होते हैं तभी करते हैं, ऐसे नहीं कि पागलपंती करते हैं, ठीक है। देखो ऐसा करने से क्या होगा, अच्छा ठीक है मैं बाद में आपको रिपोर्ट पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है, पहले लॉ पढ़ लेते हैं। मतलब ये सब करने से क्या होता है, इसका शेयर मार्केट में क्या इफेक्ट आता है, मैं शेयर मार्केट के बारे में बताता हूँ, ठीक है। कि कंपनी बायबैक करने से उसका शेयर में क्या इफेक्ट आता है, मैं वो भी आपको भी अभी बता दूँ। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है कंपनी में काम करेगा, ठीक है, जब आप लोग कंपनी में काम करोगे तो कंपनी के ये सब कॉन्सेप्ट में आपको कंट्रीब्यूट करना है। तो आपको अगर पता ही नहीं है कि भाई कंपनी बायबैक क्यों करेगा, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, एज ए कंपनी सेक्रेटरी यू हैव टू अंडरस्टैंड, एज ए सीएमए जो कंपनी के चीफ फाइनेंशियल लेवल में काम कर रहा है। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, अब इतना पैसा कंपनी कहाँ से लाएगा,
मतलब कहाँ से खर्चा करेगा? परचेज शुड बी मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट SPP, एंड द प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, मतलब अगर कोई दूसरा शेयर का कोई भी पैसा उनके पास है उसको यूज कर सकता है. However, the buyback of any kind of shares or other specified securities cannot be made out of the proceeds of an earlier issue of the same kind of shares or same kind of other specified securities. मतलब ये होता है कि कंपनी जब अपना ही शेयर मार्केट से रीपर्चेस कर लेगा, रीएक्वाइज कर लेगा, तो उसके लिए जितना खर्चा होगा वो खर्चा कहाँ से कंपनी कर सकता है? फ्री रिजर्व से कर सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर सकता है, एंड प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, लेकिन नॉट पर्टिकुलरली दिस सिक्योरिटीज. मतलब ये पर्टिकुलर शेयर को इशू करने के टाइम पे कंपनी को जो खर्चा हुआ था पहले, वो उसमें जो कंपनी को पैसा आया था वो पैसा यूज नहीं कर सकता. बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज कैनॉट बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स. मतलब ऐसा ही शेयर्स पहले इशू करने के टाइम पे जो प्रोसीड्स मिला था कंपनी उसे नहीं यूज कर सकता, बाकी कोई और शेयर भी नहीं कर सकता है जो किसी और पार्ट में हुआ है. ठीक है, मतलब कोई पुराना अमाउंट है उसके पास. आगे इसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल कुछ और बात कर लेते हैं. Specified securities includes employee stock options or other securities as may be notified by the central government. You know that what is employee stock options. Conditions for buyback. Buyback करने का conditions क्या होता है? Section 68 subsection 2 इसके बारे में बात करता है. The company shall not purchase its own shares or other specified securities unless the buyback is authorized by its article. अगर article of association buyback के permission नहीं देता है तो company buyback नहीं कर सकता. Special resolutions authorize the buyback is passed in general meeting of the company. कंपनी जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा अपने मीटिंग में, कंपनी अपने जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा, तब जाके कंपनी बायबैक कर सकता है, अदरवाइज नहीं. एक्सेप्शंस भी हैं. स्पेशल रेजोल्यूशन नॉट नेसेसरी. कुछ पॉइंट है जहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है. एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन सर. एक होता है SR और एक होता है OR. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस एंड स्पेशल रेजोल्यूशंस. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस में बेसिकली मोर देन 50% वोट होने से ही चलता है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशंस में आपको मोर देन 75% वोट चाहिए. लेकिन देयर मे बी सम सिचुएशन जहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन का जरूरत नहीं है फॉर बायबैक. जैसे बायबैक इज 10% और लेस ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी. अगर बायबैक कंपनी का टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल का 10% से कम है तो फिर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, बिकॉज ये कंपनी के लिए बहुत इजी हो जाएगा और इसमें कोई हार्म नहीं है. The buyback is 10% or less than total paid up equity capital and free reserve of the company. तो कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो आराम से बायबैक कर सकता है और इसमें कोई हानि नहीं पहुंचेगा किसी को, क्योंकि ये अमाउंट बहुत ही कम है. टोटल पेड अप का हार्डली 10% और फ्री रिजर्व का भी 10% से भी कम अमाउंट है, तो कंपनी इजीली उसको टैकल कर सकता है. सच बायबैक और ऐसे केसेस में आप कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है. Such buyback has been authorized by the board by means of resolution passed at its meeting. The buyback is 25% or less of the aggregate paid up capital and free reserve of the company. अगर ऐसा भी है तो भी स्पेशल रेजोल्यूशंस नहीं चाहिए. ठीक है, तो ये एक्सेप्शन पॉइंट था. अच्छा सॉरी, मैं एक पॉइंट बता दूं सर. ये स्पेशल रेजोल्यूशंस के लिए ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट था. ठीक है, ये दोनों पॉइंट स्पेशल रेजोल्यूशंस के लिए जरूरी नहीं है. ठीक है, बाकी आपको मैं क्या बता रहा हूँ सर अभी देखो सर. Conditions for buyback. ठीक है, तो buyback is authorized by its article. Second thing, the buyback is 25% of the less of the aggregate paid up capital and free reserve of the company. मतलब जो टोटल कंपनी का पेड अप और एग्रीगेट पेड अप कैपिटल होगा उसका 25% तक या उससे कम बायबैक होना चाहिए, जो फ्री रिजर्व का भी सेम टू सेम. It is provided that buyback or equity share in any financial year shall not exceed 25% of its total paid up equity capital in that financial year. एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम उतना ही कर सकता है. The ratio of the aggregate debts secured and unsecured owned by the company. Debt मतलब लोन, जो लोन secured है, मतलब secured मतलब कंपनी के पास कोई मॉर्गेज है किसी का, ठीक है, तभी कंपनी उसको लोन, कंपनी को कोई लोन दिया है. अनसिक्योर्ड मतलब जिसपे कंपनी को लोन मिला है, मतलब डिवेंचर मिला है बट कोई मॉर्गेज नहीं है किसी का. आफ्टर बायबैक इज नॉट मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल एंड स्टेट्स फ्री रिजर्व. मतलब जितना कंपनी का डेब्ट है, कंपनी के बायबैक से वो मोर देन ट्वाइस नहीं होना चाहिए. मतलब सिंपल बात है सर, अगर मार्केट में कंपनी का बहुत बाकी है, ठीक है, या मार्केट में कंपनी का डेब्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो कंपनी को बायबैक करने का मौका नहीं मिलेगा.
क्योंकि बाईबैक एक कॉन्फिडेंस है। बाईबैक करके आप शेयर होल्डर को ये बताना चाहते हो कि भाई देखो मुझे इतना शेयर का जरूरत नहीं है, मैं अपना कंट्रोल वापस लेता हूँ, जितना कंट्रोल में स्प्रेड करके रखा था उतना कंट्रोल में वापस ले लेता हूँ एक सम अमाउंट पे, क्योंकि इतना कैपिटल बिना होके भी मैं अपना बिजनेस को चला सकता हूँ। ये मेन रीजन होता है बायबैक करने का। कंपनी का नॉर्मली देखो सर बहुत सारा रीजन है, जिसमें अगर मानो कि किसी का कंपनी में 51% शेयर होल्डिंग है, एग्जाम्पल इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। बायबैक करने के पीछे बहुत सारा रीजन होता है, लेकिन वन ऑफ द रीजन मैं आपको दिखाता हूँ। एक शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाने से आपको थोड़ा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल में रिलायंस का शेयर में गया सर, होल्डिंग्स पे चले जाते हैं। देखो सर रिलायंस का टोटल शेयर का प्रोमोटर होल्डिंग कितना है 50.57%। मतलब रिलायंस एंड रिलायंस का फैमिली, मतलब अंबानी फैमिली के पास 50 से 51% शेयर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास 5.68% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास मतलब LICI, म्यूचुअल फंड, इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनी या इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, इनके पास है 9.32। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII बोलते हैं इनको 23.58। रिटेल के पास मतलब हम आप जैसे लोगों के पास कुल मिला के 11% है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कंपनी को लगता है कि मेरा शेयर मार्केट में दूसरे के कंट्रोल में आ जा रहा है, जैसे मानो FII के पास कंट्रोलिंग ज्यादा हो जा रहा है, कंपनी नहीं चाहता कि FII कंपनी का, FII के पास पैसा बहुत होता है, DII के पास भी बहुत पैसा होता है, तो कंपनी कभी अगर चाहेगा कि मैं FII का शेयर होल्डिंग में 25 से ऊपर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अगर कोई इसमें से कोई भी अगर रिलायंस के शेयर में मोर देन 50% शेयर होल्डिंग ले लेता है ना, तो कंपनी का कंट्रोलिंग उसके हाथ में आ सकता है। वो अलग बात की कंपनी इसको कभी होने नहीं देगा, किसी भी बाहर वाले को कंपनी कभी भी ये होल्डिंग होने नहीं देगा। तो कंपनी को जब भी ऐसे दिखेगा कि भाई मेरा शेयर होल्डिंग कंट्रोल से बाहर जा रहा है, कंपनी क्या करेगा, बायबैक कर लेगा। समझ में आ रहा है सर? हेलो, ये वन ऑफ द रीजन है बायबैक करने का, ये बायबैक करने का वन ऑफ द रीजन है। एक काम करते हैं सर, ये जो प्रोसीड्यूर बिफोर बायबैक, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ना बायबैक का पूरा पॉइंट डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायबैक पढ़ाने के बाद आपको मैं डिवेंचर पढ़ा दूँ, ठीक है। शेयर के बारे में मैंने बहुत बात किया, डिवेंचर रिलेटेड भी एक बात हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास ना बायबैक और डिवेंचर ये करके मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा। तो क्या होगा, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रिलेटेड सारा डिस्कशंस कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक वो बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि बायबैक काफी इंपॉर्टेंट है। और एंड ऑफ द क्लास में अगर मैं बायबैक पे इतना सारा बात करूं तो थोड़ा लोड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको बायबैक क्या है समझा दिया आपको, ठीक है, लेकिन बायबैक रिलेटेड जो लीगल इश्यूज हैं और डिवेंचर का जो कॉन्सेप्ट है जो सेक्शन 71 में बात किया गया है, ये दोनों पॉइंट पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन आंसर डिस्कस में नेक्स्ट क्लास में करूंगा, फिर मैं न्यू चैप्टर में उसके बाद जाऊंगा, ठीक है। ओके सर, बोलो, क्लियर है, समझ में आया? यस ठीक है सर। सर, ओके सर, ठीक है, बाय सर। ठीक है, ओके सर, टाटा, बाय, बाय सर। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।